नमस्कार मित्रों, कम्युनिकेशन टुडे की 95वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है, लगभग 3 वर्ष पूर्व हमने एक यात्रा शुरू की थी। आज उसकी 95वीं कड़ी में हम आपके साथ हैं और आज एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। आज जो हमारा ये सत्र है, इसका विषय है डिप्रेशन एंड सुसाइड। प्रिवेंशन, किस तरह से जो ये अवसाद और आत्महत्याओं का दौर है, रीजंस, कॉजेस एंड प्रिवेंशन, इसके क्या कारण हो सकते हैं और किस तरह से हम देश दुनिया को बचाने के लिए उसकी एक आधार भूमिका तैयार कर सकते हैं। आज हमारे साथ 3 विशेषज्ञ हैं जो इसी क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं। आरती धर जी, जिनका मीडिया में लगभग 3 दशक का अनुभव और आप पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेटर के रूप में आप काम कर रही हैं, जिनका विस्तृत परिचय जब मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा अपना वक्तव्य देने के लिए उस समय दूंगा। और डॉक्टर ज्योति सिडाना, जो एक समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक हैं और अध्यापन से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, तथा राजस्थान पत्रिका कोटा के संवाददाता अभिषेक गुप्ता। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन दिनों हमारे देश में कोटा चर्चा में रहा है, क्योंकि 2023 में वहां लगभग 26 विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली किसी न किसी कारण से। उसके नानाविध कारण हो सकते हैं, उसमें युवक युवतियां दोनों ही सम्मिलित हैं। शायद इसी जो ये संदर्भ आया, उसी ने देश भर में एक बार पुनः इन विषयों पर चर्चा की शुरुआत की है और राजस्थान सरकार ने एक समिति बनाई है कि किस तरह से हम युवाओं के उस मनोबल को बढ़ाने के लिए या इस प्रकार अपने जीवन के साथ आत्मघात जो कर रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए कैसे कोशिश करें। हालांकि 2003 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, इसके साथ मिलकर के 10 सितंबर को इंटरनेशनल या वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाने की शुरुआत की थी, जिसके पीछे मूल भाव यही था कि किस तरह से हम आम आदमी के जीवन की रक्षा के लिए एक माहौल तैयार कर सकें और ऐसे व्यक्तियों को जो कहीं अवसाद में है, किसी कारण से अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए वो प्रेरित होते हैं, उन्हें अलग अलग स्तरों पर हम सहयोग कर सकें। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आत्महत्याओं के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए इस प्रकार के दिवस मनाने की भी हमारे यहाँ एक परंपरा रही है। हम किस तरह से वो जो आत्महत्या के शिकार लोग हुए हैं, उनके प्रियजन, उनके आत्मीयजन, उनके उस आत्मविश्वास को किस तरह से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ये भी इसके पीछे मूल भावना है। आत्महत्या एक गंभीर समस्या है, सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक। बहुत सारे कारण हो सकते हैं आत्महत्या करने की। अभी एक दैनिक भास्कर में एक कुछ दिन पहले एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे देश में प्रति 6 युवाओं में एक जना प्रति घंटे एक युवा जो है वो आत्महत्याएं कर रहा है। तो जिस तरह से सोशल मीडिया की प्रवृत्ति बढ़ रही है, आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया के जो यहाँ का मुंबई का संस्करण है उसमें एक सर्वे प्रकाशित हुआ है जिसमें यह बताया है कि 3 से 6 घंटे तक 17 से 19 वर्ष के युवा सोशल मीडिया पर केंद्रित हैं। ये जो इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं, ये व्यक्ति को आत्म केंद्रित बना रही है। वो किस तरह से इन चीजों से भर के मुख्य धारा के साथ अपने आप को जोड़ सके। आत्महत्या के कई कारण हो सकते हैं, विस्तार से हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। प्रतिस्पर्धा, प्रेम संबंध, आर्थिक गरीबी, मजबूरी, तलाक, पारिवारिक हिंसा, न जाने ऐसे कितने कारण हो सकते हैं जिसके कारण हम आत्महत्या के उन्मुख होते हैं। मीडिया की अपनी एक विशेष भूमिका है जिसके बारे में आरती जी विस्तार से आप बात करेंगी कि वो किस तरह से इन चीजों की रिपोर्टिंग करते हैं और कैसे समाज इससे प्रभावित होता है। तो ये जो जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो ये अपने यहाँ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जा रहा है, ये भी विशेष थीम आधारित इस तरह के आयोजन करता है वर्ष भर में। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, ये जैसे थीम रखी इन्होंने कि किस तरह से हम एक उम्मीद या आशा की किरण इन युवाओं के मन में जागृत कर सकते हैं। तो
अलग अलग वर्ग, चाहे युवा हैं, बुजुर्ग हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इन सब में आत्महत्याओं की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं कम ज्यादा देखी जाती है। तो मैं अधिक विस्तार से बात नहीं करूंगा और हम अपने जो विशेषज्ञ हैं इन्हीं से ये उम्मीद करेंगे कि वो हमें इसके बारे में जागरूक करें और कहीं समाज में एक इस तरह का भाव फैलाने की कोशिश करें कि ये जीवन अमूल्य है, इस जीवन का हमारे समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत महत्व है और हम इस प्रकार की अपनी उन प्रतिस्पर्धा या और जो मनोभावनाएं हैं उनसे शिकार न हो और कहीं इस जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर ज्योति सिडाना को। हमारे इस मंच पर पहले भी वो आ चुकी हैं। एक समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक के रूप में आपने पिछले कई वर्षों से शोध और अध्ययन किया है और अनेक समाचार पत्रों के साथ, विशेषकर जनसत्ता में आप नियमित रूप से प्रकाशित हो रही हैं, राष्ट्रीय सहारा में आप छप रही हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार हैं उनमें भी आप नियमित रूप से छप रही हैं, द वायर जैसे जो हमारे यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ भी आपका जुड़ाव है और आपके शोध और विचार इन संचार माध्यमों, समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो, टेलीविजन, जयपुर दूरदर्शन से भी आपका लंबा जुड़ाव रहा, आकाशवाणी कोटा और जयपुर, यहाँ भी एक वार्ताकार के रूप में, टॉकर के रूप में, एक्सपर्ट के रूप में आप जाती रही हैं। लंबे समय तक आपने जयपुर में अध्यापन कार्य किया और मेरे सेवा काल के दौरान हमारे डिपार्टमेंट में भी आप जुड़ी रही और विशेषकर रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो पेपर है वो आपने पढ़ाया था। डॉक्टर ज्योति सिडाना वर्तमान में गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा का जो है वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही है। लगभग शताधिक आलेख आपके विभिन्न पत्रिकाओं में शोध आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। आपका विशेष योगदान पाठ्य पुस्तक तैयार करने में भी रहा है, विशेषकर पंजाब स्कूल बोर्ड सहित एनसीईआरटी की पुस्तकों में भी आपने कंट्रीब्यूट किया है और 4 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा लगभग 20 पुस्तकों में आपके चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ओपी शर्मा अवार्ड, जो आपका एक वर्क था राजनीति, समाज एवं ज्ञान अभिजन, जिसे ऋतु पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया था, राजस्थान सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन ने उसे पुरस्कृत किया ओपी शर्मा अवार्ड से। राधा कमल मुखर्जी मेमोरियल अवार्ड, ये इनको मिला अपने रिसर्च पेपर के लिए पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट सम डिबेटेबल इश्यूज, इंडियन सोशल साइंस एसोसिएशन की ओर से। राज्य सरकार की ओर से 2018 में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान भी आपको प्रदान किया गया था। इसके अलावा गोदावरी देवी पुरस्कार 2021 से आपको सम्मानित किया गया और बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड मिला आपको उत्तर आधुनिक समाज में परिवार, संस्था एवं समाजशास्त्री विश्लेषण। इसके अतिरिक्त आप कुछ शोध पत्रिकाओं के संपादकीय सलाहकार मंडल में भी जुड़ी हुई है। मैं डॉक्टर ज्योति सिडाना से अनुरोध करूंगा कि जो कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा कोटा, इस समय तो एक इतनी डिबेट इस मुद्दे पर हो रही है क्योंकि आप उसी क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो उन सारे अनुभवों को हमारे साथ साझा कीजिए। डॉक्टर ज्योति सिडाना। नमस्कार, थैंक यू सो मच सर। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनों को और सहभागियों को मेरा नमस्कार। आज का विषय वाकई में जैसे सर ने और मैम ने बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, खास तौर से जब हम कोटा में हैं और कोटा में ये सब होते हुए देखते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एक चुनौती भी लगता है और कई बार लगता है कि इस विषय पर गंभीर चर्चा होते हुए भी नहीं हो पा रही है। विषय है डिप्रेशन और सुसाइड। देखा जाए तो अगर आप देखिए पिछले कुछ समय से तो जो सिटी या मेट्रो सिटीज जो है, जो जितनी ज्यादा एजुकेटेड है, जहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज्यादा हुआ है और अन्य सुविधाएं भी दूसरे शहरों की या गांवों की वजह की तुलना में ज्यादा है, यानी कुल मिलाकर जो अधिक विकसित नगर या महानगर है वहां आत्महत्या की दर अधिक है। ये एक सवाल भी है हम सबके लिए कि ऐसा क्यों। दूसरा ये है कि क्या विकास और आत्महत्या के मध्य कोई पॉजिटिव कोरिलेशन है, कोई सकारात्मक सहसंबंध है, ये एक दूसरा सवाल है। क्योंकि जहां, जैसे मैंने कहा कि जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जो हाईली एजुकेटेड है, हाईली टेक्नोक्रेट है, अन्य सुविधाओं से संपन्न है, वहां इस तरह की चीजें ज्यादा देखने को मिल रही है। तो मेरा जो ये सवाल है कि विकास और
आत्महत्या के मध्य क्या कोई सकारात्मक संबंध है? मैंने पहले ही एक सवाल रेज कर दिया है। आत्महत्या की प्रवृत्ति को मुझे लगता है कि 3 भागों में बांटकर मुझे देखना चाहिए, या मैं देख पाती हूँ एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट। एक तरफ तो एक ऐसा समूह है जो उच्च श्रेणी के पेशों से और व्यवसायों से जुड़ा हुआ है, जैसे जो हाईली एजुकेटेड है, जो सुपर स्पेशलाइजेशन रखते हैं, जैसे मेडिकल के लोग, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोग, इंजीनियर हो गए, मैनेजमेंट के लोग हो गए। दूसरी तरफ एक ऐसा समूह है जो उच्च शिक्षा तो प्राप्त है पर मध्यम श्रेणी के पेशों से जुड़ा हुआ है, प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, और उनके जो पेशे हैं या प्रोफेशंस है वो अनस्टेबल नेचर के, यानी अस्थिर प्रकृति के हैं, जैसे शिक्षक है, दुकानदार है, व्यवसायी है। और तीसरा एक वो समूह है जो कम शिक्षित है या निम्न श्रेणी का स्पेशलाइजेशन रखता है, जैसे किसान है, मजदूर है, और कुछ हद तक हम छात्रों को भी इसमें रखते हैं, क्योंकि अभी वो छात्र हैं तो बहुत स्पेशलाइज नहीं है और बहुत शिक्षित है। पहले समूह की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कि उसमें जो तनाव का कारण है वो बहुत स्पष्ट है। पहले समूह में हमने रखा था मैनेजमेंट के लोग को, इंजीनियर को, डॉक्टर को। तो पहले समूह में तनाव, अकेलापन, काम के अधिक घंटे, परिवेश के साथ एडजस्टमेंट ना कर पाना, जो भी एटमॉस्फेयर है, जिस एटमॉस्फेयर वो काम करते हैं उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाना, विचारों और भावनाओं की साझेदारी ना हो पाना, अनलिमिटेड जो उनकी आकांक्षाएं, असीमित आकांक्षाएं हैं, और असफल, और कुछ हद तक कभी कभी जब उन्हें अपने प्रोजेक्ट में या प्रोफेशन में असफलता मिलती है। तो ये एक रीजन है उस एक समूह में आत्महत्या का, कि वो उन्हें प्रेरित करता है और वो आत्महत्या कर लेते हैं। ये जैसे कि सर ने भी अभी बोला था कि व्यक्ति जो है वो नितांत व्यक्तिवादी होता जा रहा है, इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं, और नितांत व्यक्तिवादी होने के कारण ये लोग जो होते हैं असफलता को, उपलब्धियों को, निराशा को खुद से मैनेज नहीं कर पाते। ऑब्वियस है, हमें अपनी असफलता को, उपलब्धियों को, डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए ग्रुप चाहिए होता है, समूह। वो मेरा फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, वो फ्रेंड सर्किल हो सकता है, पीयर ग्रुप्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं। तो वो जो मैनेजमेंट होता था निराशा और उपलब्धियों और असफलता को दूर करने का, वो मैनेजमेंट अब नहीं हो पा रहा है। रीजन क्योंकि व्यक्तिवादिता बढ़ गई है, इंडिविजुअलिज्म बढ़ गया है। रीजन वही क्योंकि ये जो ग्रुप है ये बहुत टेक्नोक्रेटिक है, बहुत हाईली एजुकेटेड है, हाईली टेक्नोक्रेट सोसाइटी में मूव करता है, और इनके पास समय भी नहीं है अब। तो ये समूह जो है चूंकि टेक्नोलॉजी का अत्यधिक यूज करता है, उसके कारण ये एक मैं कहूंगी एक आभासी समाज में, एक वर्चुअल विश्व का हिस्सा है, उसमें अधिक संपर्क में रहता है, जिसका रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं रहता। इस प्रवृत्ति ने मनुष्य को ग्रुपिज्म से, कलेक्टिविटी से अलग कर दिया है। एक समाजशास्त्री हैं, हम में से बहुत सारे लोगों ने उनका नाम सुना होगा, दुर्खाइम, एमाइल दुर्खाइम, फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे, और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द सोसाइटी। इन्होंने 90s में ये बुक लिखी थी, और उन्होंने उसमें बताया था कि जैसे जैसे सोसाइटी जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी या होती जाती है, कलेक्टिविटी की जगह इंडिविजुअलिज्म बढ़ता चला जाता है, और जैसे ही इंडिविजुअलिज्म बढ़ता है मनुष्य सेल्फ सेंटर्ड होकर रह जाता है। और जब सेल्फ सेंट्रलिज्म हो जाता है, यानी हम आत्म केंद्रित होते जाते हैं, तो हमारा समाज से, सामाजिक संबंधों से, परिवार से, मित्रों से, हर एक से संबंध कटता चला जाता है, और रिजल्ट मनुष्य किसी भी प्रकार की शेयरिंग का हिस्सा नहीं होता। जीवन में उत्पन्न अनेक प्रकार के तनावों को, समस्याओं को अकेले झेलने के लिए वो मजबूर हो जाता है, और उसे कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि मैं अब हेल्पलेस हूं, और वो अपने जीवन को समाप्त करने की सोचने लगता है या जीवन को समाप्त कर लेता है। ये एक ग्रुप था जो इंजीनियर, मेडिकल और हाईली प्रोफेशनल लोग हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग आते हैं जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, क्योंकि उनके ज्ञान और सूचना का विश्व अधूरा होता है। जैसे मैंने बताया, दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, शिक्षक भी इसमें बहुत हद तक आते हैं। तो इनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, ज्ञान और सूचना का विश्व थोड़ा अधूरा सा होता है, उचित वेतन, इनको लगता है कि उचित वेतन का अभाव है इनकी लाइफ में, जितना इनको वेतन मिलता है उससे ज्यादा ये लोग काम करते हैं, ऐसा इनके अंदर ये फीलिंग भी होती है। अस्थायी, कुछ लोगों का अस्थायी चरित्र का जॉब होता है, जो टेम्परेरी काम करते हैं या गेस्ट फैकल्टी के रूप में एक लंबे समय तक काम करते हैं, और उनकी एज भी निकल जाती है परमानेंट जॉब में आने की। तो ये लोग जो होते हैं वो असुरक्षा और भय का मनोविज्ञान, यानी फियर साइकोलॉजी इनके अंदर, और इनसिक्योरिटी की साइकोलॉजी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण ये लोग आत्महत्या की ओर अग्रसर होते हैं।
और आज के समय में मतलब आज का जो कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी है, आप उपभोक्तावादी समाज है, उसमें एक ही आकांक्षा सर्वोपरि है, एक ही इच्छा सर्वोपरि है, और वो है धनवान होने की आकांक्षा। धनवान होने की आकांक्षा, धनवान होने की संस्कृति, ये जो है ये कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी का एक बाय प्रोडक्ट है। महंगी कारें, ब्रांडेड वस्तुएं, ब्रांडेड मोबाइल, ब्रांडेड कपड़ा, 5 सितारा जीवन शैली, इन सबको ये जो जनसंख्या का अधिकांश भाग है वो अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहता है। और जहां मीडिया और बाजार के माध्यम से सफलता को भी एक उपभोक्ता वस्तु मान लिया गया है, जिसे मनुष्य किसी भी कीमत पर पाना चाहता है, और जब वो पाने में असफल हो जाता है तो जीवन से पलायन करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको लगने लगता है कि मैंने चूंकि ये सफलता या ये सब ब्रांडेड वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं पाने में मैं असफल रहा हूं, तो मेरा जीवन अर्थहीन है। तो ये सेकंड ग्रुप है, ये आत्महत्या की तरफ बढ़ने लगता है। और एक लास्ट और तीसरे ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ये समूह जिसमें मैंने कहा कि किसान है, मजदूर है, कुछ हद तक विद्यार्थी भी इसी ग्रुप में है। तो ये जो तीसरा समूह है, ये आर्थिक संपन्नता के अभाव के कारण, ऋणग्रस्तता के कारण, या इसके व्यवसाय में या मजदूरी जो भी ये करता है वो छूट गया है, नौकरी खत्म हो गई है, किसान को नुकसान हो गया है, फसलें खराब हो गई हैं। तो ये जो अस्थिर प्रकृति के व्यवसाय में जुड़े हुए लोग हैं, ये एक तो आधुनिक टेक्नोलॉजी के ज्ञान से वंचित है, लेकिन इन्हें अपने सामूहिक उत्तरदायित्वों का बोध है, जिनका निर्वाह ना कर पाने की स्थिति इन्हें आत्महत्या की ओर अग्रसर करती है। और विशेष रूप से जब मैं छात्र की बात करूं, तो जो ये विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी कोटा के, जैसे सर ने अभी बताया, ये बिल्कुल ठीक है कि पिछले 8 महीने में, 8 साढ़े 8 महीने में कोटा के अंदर ही केवल 26 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है। सबसे बड़ी बात कि ये सब इंजीनियर और मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट थे। तो आप इनका एज ग्रुप लगा सकते हैं कि ये 16, 17, 18 से कम साल के ये सारे विद्यार्थी थे। और ऐसे में जबकि ये वो समूह है जो जब तक ये घर पे रहता है, 10वीं और 11वीं 9वीं 10वीं की परीक्षा देता है, अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, मुझे लगता है इसके सारे काम इसके पेरेंट्स करते हैं, माँ बाप पर निर्भर होता है अपने हर काम के लिए। अचानक से आप सोचिए, ये अपने आप को इतना बड़ा महसूस करने लगता होगा क्या कि ये आत्महत्या जैसा निर्णय ले ले, जो घर में अपने विषय चयन को लेकर या कौन से कपड़े पहनने हैं या क्या खाना है, इन सब में जो निर्णय नहीं ले पाता, अचानक से ये व्यक्ति, ये बच्चे, ये विद्यार्थी इतने बड़े हो जाते हैं, इतने मैच्योर हो जाते हैं कि आत्महत्या जैसा निर्णय ले लेते हैं, जो कि एक मैच्योर व्यक्ति को लेने में भी मुझे लगता है बहुत संकोच होता होगा, या 10 बार 100 बार वो सोचता होगा कि ये निर्णय लेना चाहिए कि नहीं। हाँ, और वो बच्चा नहीं ले रहा है। ये कुछ सवाल है जो मैंने कहा कि हम आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति को 3 समूहों में बांट कर देखते हैं, और इसी एंगल से एक साइकोसोशियोलॉजिकल स्टडीज मुझे लगता है होनी भी चाहिए, कि हम देखें जो ये 3 समूह है, हाईली एजुकेटेड है, मिडिल है, और जो अभी तैयारी कर रहे हैं या जो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है, इन सबकी आत्महत्याओं के बेसिक रीजन क्या हो सकते हैं। इन तीनों समूहों का अगर मैं विश्लेषण करूं, एनालिसिस करने की कोशिश करूं, एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में, एक मनोविज्ञान के विद्यार्थी के रूप में, तो मुझे लगता है कि ये जो मार्केट ड्रिवन सोसाइटी आई है, जिसमें हर चीज एक इंडस्ट्री में तब्दील हो गई है, हर चीज का एक मार्केट है, जैसे शिक्षा भी एक बाजार के रूप में उभर कर आया है। तो जब शिक्षा, जो कि वेलफेयरिस्टिक कंसेप्ट है, जो कल्याण के लिए होती थी, जिसका उद्देश्य जो है स्टूडेंट्स में, नागरिकों में क्रिटिकल कॉन्शियसनेस जनरेट करना है, आलोचनात्मक चेतना पैदा करना है, उसे शोषण मुक्त समाज से मुक्त करना है, उसे जागरूक करना है अपने राइट के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति। क्या वो शिक्षा, मतलब क्या हम इस तरह की शिक्षा दे पा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि विद्यार्थी अगर आत्महत्या करता है तो विद्यार्थी को क्या वो शिक्षा नहीं मिल रही है जो कि शिक्षा का बेसिक उद्देश्य था या है? क्या हम उस उद्देश्य को एक शिक्षक के रूप में पूरा कर पा रहे हैं? क्या वो शिक्षक, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण संस्थाएं ऐसा कर पा रही हैं? नहीं कर पा रही हैं संभवतः। इसीलिए उनमें डिप्रेशन, गुस्सा, आक्रामकता, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, तनाव जैसे प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं। उनका भविष्य असुरक्षित उनको लगता है। उनको लगता है कि अगर मैं
नीट का एग्जाम या मैं ट्रिपल आईटी का एग्जाम क्लियर नहीं करता हूँ और मैं 2 साल 3 साल कोटा में रहकर या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहकर इतना पैसा खर्च करता हूँ और मैं रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे जो है वो मर जाना चाहिए, मुझे अपने आप को समाप्त कर लेना चाहिए, मैं जीवन जीने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि इसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता। ये एक बहुत बड़ा मतलब प्रश्न भी है और एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है। बहुत सारे आप देखिए, जब यहाँ पर मैंने पिछले कुछ समय से लगातार इस विषय पे अध्ययन भी किए हैं और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी मैं गई हूँ। मैंने लगभग 250 से अधिक स्टूडेंट्स को इस पे इंटेरोगेट करने की कोशिश की है। तो बच्चों के ये सवाल होते हैं कि बहुत सारे आप जब अखबारों में पढ़ते हैं या सुनते होंगे, मीडिया पे, टीवी पे सुनते होंगे, तो अधिकतर एक लाइन कह दी जाती है कि बच्चों पर माता पिताओं की आकांक्षाओं का बोझ बहुत ज्यादा है और इसीलिए जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। माता पिता या अभिभावक जो है उनपे अपनी आकांक्षाएं थोपते हैं। ये कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से हम केवल इसी को एक कारण मान ले, ये सही नहीं है। अभी हाल ही में जो 2-3 आत्महत्या हुई पिछले ही महीने, उस लास्ट की 2-3 की बात कर रही हूँ, वैसे तो पिछले 26 आत्महत्याएं हुई हैं, लेकिन पिछली जो 2-3 आत्महत्याएं आई उसमें बच्चों के लेटर भी मिले और जो बच्चों के आंसर्स थे, उनके पेरेंट्स के भी आंसर थे, उनके लेटर्स में भी ये था। उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और वो अपनी इच्छा से आए थे, उन पे कोई माँ बाप का दबाव नहीं था, अपनी इच्छा से वो यहाँ आए थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं, अपनी इच्छा से आए हैं, उसके बावजूद भी वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस पर एक गहन अध्ययन और गहन चिंतन होना चाहिए? मुझे लगता है कि इन चीजों को बहुत लाइटली हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी ये समय है, अगर हमने अभी ऐसा नहीं किया, जहां 8 महीने में 26 आत्महत्या हुई, इससे ज्यादा भयावह अगर मतलब हमने नहीं ध्यान दिया तो इससे भयावह सीन हमारे सामने होगा। अब एक और चीज है कि मुझे लगता है कि जो शिक्षा थी, मैं थी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं कि मुझे लगता है वर्तमान शिक्षा में और पूर्व की शिक्षा में बहुत अंतर आ गया है। पूर्व में जो शिक्षा दी जाती थी उसका मुख्य लक्ष्य, जैसे मैंने बताया था, कि क्रिटिकल कॉन्शियसनेस बच्चे में पैदा करना था, ताकि वो संघर्ष से सफलता और सफलता के लिए संघर्ष करना सीख सके। आपको नहीं लगता कि अब हम चाहे एज अ पेरेंट्स हो, एज अ टीचर हो, हम लोग अब उसमें संघर्ष करने का जज्बा नहीं पैदा कर पा रहे हैं, ना ही पेरेंट्स और ना ही टीचर्स। उसमें अब वो बहुत जल्दी सरेंडर कर देता है। एक असफलता, एक छोटी सी असफलता, क्लास टेस्ट में हुई असफलता, या फिर प्रेम को रिजेक्ट करने में असफलता, किसी का प्रपोजल रिजेक्ट करने की असफलता, या किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बाहर हो जाने की असफलता, कोई भी छोटी से छोटी असफलता भी, मैं छोटी से छोटी इसलिए कह रही हूं क्योंकि जीवन में एक असफलता को हम पूरा जीवन नहीं मान सकते कि हमेशा ही हमें हार मिलेगी, है ना। तो हमने उस एक छोटी सी असफलता के कारण वो इतना बड़ा निर्णय ले लेता है 16, 17, 18 साल का बच्चा, कि वो खुद को खत्म कर लेता है। वो ना आगे सोचता है ना पीछे सोचता है और खुद को समाप्त कर लेता है। उसको लगता है शायद आंख बंद कर लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जबकि नो डाउट मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि असफलता किसी भी समूह के लिए असहनीय होती है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है, फैमिली हो या स्कूल हो, एजुकेशन सिस्टम हो, शिक्षण संस्थाएं हो, अब ये भी सोशलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट या इफेक्टिव टूल नहीं रहे। अब परिवारों में और शिक्षण संस्थानों में भी, सॉरी टू से, हो सकता है मेरे इस स्टेटमेंट से बहुत सारे लोग असहमति रखते हो, लेकिन मुझे लगता है ऐसा, जैसा मैं फील करती हूँ, क्योंकि मैं एक काउंसलर भी हूँ और मैं बहुत सारे स्टूडेंट से आए दिन संवाद करती हूँ, तो मुझे लगता है उनके आंसर से कि परिवार और शिक्षण संस्थाएं जो है वो अब समाजीकरण का या सोशलाइजेशन का एक इफेक्टिव टूल नहीं रहे, क्योंकि अब बच्चों में और युवाओं में हमने असहनशीलता को सहने की, मतलब उन्हें असहनशील बना दिया है, उनको इगोइस्टिक बना दिया है, उनको हार ना स्वीकार करना सिखा दिया है।
उनमें संघर्ष ना करने का जज्बा पैदा कर दिया है, मुझे लगता है ऐसा। तो बच्चे जो है वो एक हद तक परिवार की प्रतिष्ठा स्थापित करने का भी हिस्सा बन चुके हैं कि अगर आपके बच्चे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या किसी भी एस्टैब्लिश प्रोफेशन में, प्रतिष्ठित प्रोफेशन में है, बाहर की किसी एमएनसीज में काम करते हैं, अच्छी जॉब पर हैं, अच्छा पैकेज ले रहे हैं, तो उससे आपकी फैमिली की जो प्रतिष्ठा है वो निर्धारित होती है, या आपके स्कूल या आपके शिक्षण संस्थान का नाम कि आपके यहाँ के बच्चे जो है वो कौन कौन से प्रोफेशन में, कौन से वेल एस्टैब्लिश प्रोफेशन में है, कितना हाई पैकेज ले रहे हैं। आप देखिए जितने भी कोचिंग संस्थान है या शिक्षण संस्थान है वो कैसे एडवर्टाइज करते हैं कि कितने बच्चे सफल रहे, हर साल क्या रिजल्ट रहा। अगर हम देखें तो मैं कोटा की ही बात करूं, यहाँ हर साल मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारियों के लिए 2 लाख से ज्यादा बच्चे, जो आउटसाइडर है उनकी बात मैं कर रही हूँ, जो यहाँ रहते हैं वो अलग बात है, 2 से 2.5 लाख बच्चे जो है बाहर से आते हैं, आउटसाइड राजस्थान आते हैं। और ये जो बच्चे हैं यहाँ की नेचुरली कल्चर के साथ कोप अप करने में इनको समय लगता होगा, लैंग्वेज है, पहनावा है, खान पान है, बहुत सारी चीजों के साथ इन्हें कोप अप करने में समय लगता होगा। और ऐसे में जब ये इस कोचिंग के माहौल में आते हैं तो इनके साथ बहुत सारी समस्याएं को झेलते हैं जो शेयर करने के लिए इनके पास कोई नहीं होता। और ना केवल पढ़ाई का दबाव होता है, कंपटीशन को फाइट करने का इनमें दबाव होता है, दूसरे क्लास में चूंकि इन लोगों को अपग्रेड डाउनग्रेड कर दिया जाता है कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो अपग्रेड कर दिया, नहीं तो नेक्स्ट समूह में इनको डिग्रेड कर दिया, उस तरह के तनाव को भी ये लोग झेल रहे होते हैं। ऐसे में आप सोचिए उसकी मानसिकता क्या होती होगी, किस तरह के वो प्रेशर से गुजर रहा होगा। तो क्या एक एजुकेशन सिस्टम, फैमिली सिस्टम, स्टेट, सोसाइटी, नेबरहुड, इन सब की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या उन लोगों को ये जो आत्महत्याएं हो रही है या विद्यार्थी जो आत्महत्या कर रहा है इसके प्रति आपको लगता है सेंसिटाइज करने की जरूरत नहीं है? ये सेंसिटिव नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है। और ये सोसाइटी, चाहे हम किसानों की दृष्टि से देखें, किसान मजदूर की दृष्टि से देखें, फैमिली में भी बहुत सारे सुसाइड्स हो रहे हैं, हाई प्रोफाइल लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो ये जो सोसाइटी है आज की, ये एक रिस्क सोसाइटी, एक जोखिम समाज में तब्दील होती जा रही है। एक ऐसा जोखिम समाज जहां निराशा है लोगों में, कुंठा है, तनाव है, एग्रेशन है, झुंझलाहट है, वायलेंस है, और ये सब चीजें उसको या तो स्वयं को मारने के लिए प्रेरित कर रही है या फिर दूसरों को मारने के लिए प्रेरित कर रही है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सिर्फ आत्महत्या ही कर रहा है इस कुंठा तनाव में, वो क्राइम की तरफ भी बढ़ रहा है, वो दूसरों को भी मार रहा है। अपनी छोटी से छोटी इच्छा को पूरा करने के लिए वो अपने किसी भी फैमिली मेंबर को, किसी भी नेबर को, किसी भी मित्र को मारने से नहीं चूकता है, क्योंकि इतना हम सेल्फ सेंटर्ड, इतना हम आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं कि मुझे लगता है उनको इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। उस समय सिर्फ मैं सुप्रीम होता है, मेरी इच्छा, मेरी भावनाएं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। हम सोसाइटी को या कलेक्टिविटी को नहीं सोच पाते। शिक्षा जगत से जुड़े होने के कारण मुझे लगता है एक चीज मुझे यहाँ और शेयर करनी चाहिए। शिक्षा जो है वो बच्चों को लोकलाइजेशन से यूनिवर्सलाइजेशन की प्रक्रिया का अंग बनाती है, उसे विजनरी बनाती है, उसको उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, उसको वाइड करती है। तो शिक्षा अगर आपको लोकलाइज से यूनिवर्सलाइज कर रही है, आपको विजनरी बना रही है, आपको दास्ता से, भय से, शोषण से मुक्त कर रही है, आपको स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए तैयार कर रही है, तो फिर आखिर क्या रीजन है जो आधुनिक शिक्षा, आधुनिक तकनीक की क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चे, विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं? क्या शिक्षा उन्हें विजनरी नहीं बना रही? क्या शिक्षा उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं कर पा रही? क्या शिक्षा उनमें ये भाव नहीं पैदा कर पा रही कि अगर मुझे एक लाइन नहीं मिली तो मैं दूसरी लाइन के लिए तैयारी करूं, शायद मैं उसमें 100% सक्सेस ले सकता हूं, दूसरी नहीं तो तीसरी लाइन में मैं सक्सेस ले सकता हूं? क्या हम ये नहीं दे पा रहे हैं उस विद्यार्थी को?
इसीलिए पिछले 8 साढ़े 8 महीनों में 26 आत्महत्याएं होना, मुझे लगता है इस सोसाइटी, इस फैमिली सिस्टम, इस एजुकेशन सिस्टम के मुंह पे बहुत जोरदार तमाचा है कि हम ये नहीं दे पा रहे हैं उसे, और वो बच्चा स्वयं को समाप्त करने के लिए एक क्षण भी नहीं सोचता और तुरंत आत्महत्या कर लेता है। सॉरी। कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी नींव है जो बच्चे के भविष्य को अंधकार में धकेल रही, मतलब सॉरी, शिक्षा एक ऐसी नींव है जो बच्चों को आने वाले कल का बच्चों में आने वाले कल का निर्माण करती है। सोचिए तो सही, ये कैसी नींव हम दे रहे हैं जो बच्चे का भविष्य ही अंधकार में हो रहा है। तुम्हें फ्रस्ट्रेशन, अकेलापन, पलायन आ रहा है। कुछ दिनों पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा था, आप सबने भी पढ़ा होगा शायद, अखबार का नाम मैं नहीं लूंगी क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूं कि उसी अखबार में छपा था। एक न्यूज छपी थी, उसमें छपा था कि एक इंजीनियर स्टूडेंट नहीं है, इंजीनियर है, और वो बेंगलोर में है, और उसका 52 लाख पर मंथ उसकी 52 लाख पर एनम सैलरी है। उसके बावजूद भी उसमें उसके पास सारी फैसिलिटी है, मॉडर्न फैसिलिटी है, उसके बावजूद भी वो उसमें फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, वो उस अकेलेपन का शिकार है, और हर बार उसके दिमाग में एक ही चीज आती है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। अगर हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी अपने आप का इतना हाई प्रोफाइल स्टेटस पाने के लिए ही जद्दोजहद कर रहे हैं, तो जब हाई प्रोफाइल स्टेटस मिल गया तब किस चीज का डिप्रेशन है उनके अंदर? ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको हाई प्रोफाइल जॉब मिल गया, आप इतना कमा रहे हैं, आपके पास, आप वेल टू डू है, आपके पास वेल फर्निश्ड बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, हर ब्रांडेड चीज है, तो फिर तब क्यों आपको अकेलापन है? तब क्यों आप जीवन से पलायन कर रहे हैं? क्यों आप आत्महत्या का सोच रहे हैं? ये भी एक विषय है। केवल अभाव होना या कमी होना या हीन भावना का शिकार होना आत्महत्या की ओर नहीं ले जा रहा है लोगों को। वो हाई प्रोफाइल लोग, वो हाई प्रोफाइल बच्चे, वो हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहने वाले लोग, बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों ने भी सुसाइड किया है। आपको नहीं लगता कि कुछ और भी कारण है जिन्हें हमें खोजना चाहिए, उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए? इसीलिए मैंने कहा आज का समाज एक रिस्क सोसाइटी की तरफ जा रहा है, एक जोखिम भरे समाज की तरफ जा रहा है। मुझे लगता है सर मेरा लंबा हो गया क्या समय? हाँ, बस अब समापन टिप्पणी कर दीजिए आप। जी जी। सर ये विषय ऐसा है कि मैं जब बोलना शुरू करती हूँ तो मुझे भी नहीं लगता मैं कहाँ रुकूंगी। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सवाल भी आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप जब क्वेश्चन आंसर का दौर होगा तो विस्तार से बात हो सकती है। बिल्कुल सर। इसीलिए एक मार्गरेट मीड करके एक लेखिका है, सोशल साइंटिस्ट है, वो ये कहते हैं कि आज के दौर में बच्चों को ये नहीं सिखाना चाहिए कि क्या सोचे, कैसे सोचे, बल्कि ये कैसे सोचे, ना कि क्या सोचे। मतलब सिखाया ये जाना चाहिए कि कैसे सोचे, ये नहीं कि क्या सोचे। उन्हें बाध्य मत करिए कि आपको यही सोचना है, आपको उनको ये सिखाना है कि कैसे सोचे, बाकी वो खुद सोच लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा सोशलाइजेशन है, चाहे वो मीडिया में है, चाहे फैमिली सिस्टम में है, एजुकेशन सिस्टम में है, इसको हमें रिविजिट करना होगा, इसको रिवैल्यूएट करना होगा। कहते हैं कि जिंदगी को बेहतर बनाने में जिंदगी को ही वक्त नहीं दे रहे। कल की परेशानी को सोचकर हम आज ही नहीं जी पा रहे कि कल मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं। ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही खतरनाक मोड़ है। लास्ट में मेरे को एक लाइन याद है, हसरत जयपुरी साहब की एक फिल्मी गीत की कुछ पंक्तियां हैं। पल दो पल की मस्ती है, बस 2 दिन की बस्ती है, चैन यहाँ पर महंगा है और मौत यहाँ पर सस्ती है। मुझे लगता है कि मौत वाकई में इतनी सस्ती लगने लगी है लोगों को कि वो कुछ ही सेकंड में ये निर्णय ले लेते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेना चाहिए। थैंक यू। बस मेरा एक सुझाव है कि जिंदगी समस्याओं का आत्महत्या कोई हल नहीं है। हिम्मत है कुछ करने की तो इन समस्याओं को जीतिए और जिंदगी को खुशनुमा बनाइए। थैंक यू सो मच सर, मुझे ये मौका देने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्योति सिडाना जी। आपने इस मुद्दे के व्यापक सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं के संदर्भ में उससे जुड़े हुए जो मुद्दे थे उनको बहुत ही गहराई से हमारे सामने प्रकट किया। किस तरह से आज सोसाइटी में, समाज में हम लोग आत्म केंद्रित होते चले जा रहे हैं। पारस्परिक जो समन्वय है, हम इन डिजिटल मीडिया के माध्यम से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति के साथ तो संबंध स्थापित कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार में जो लोग बैठे हैं उनके साथ संवाद नहीं है। तो ये जो संवादहीनता की स्थिति आ गई है, आत्म केंद्रित होने की जो चुनौती आ गई है, ये कहीं ना कहीं हमारे उस आत्मविश्वास को शिथिल कर रही है और एक पलायनवादी प्रवृत्ति की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। किस तरह से बाजारवाद और शैक्षिक व्यवस्थाओं ने इसको प्रभावित किया। चैट बॉक्स में काफी महत्वपूर्ण सवाल भी हैं कि आत्महत्या करने वाले की पता कैसे चले, क्या उसकी प्रवृत्तियां होती हैं, और किस तरह से शैक्षिक संस्थानों में जो कहीं व्यक्तित्व विकास के केंद्र माने जाते थे, हम लोग जब विद्यार्थी थे 70-80 के दशक में, तो किस तरह से हम हमारी अलग अलग तरह की जो इच्छाएं हैं, डिबेट्स हैं, कल्चरल एक्टिविटीज हैं, लिटरेरी एक्टिविटीज हैं, इवन स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स है, इन सब में जिस तरह का हमको समय मिलता था और शिक्षकों के साथ संवाद होता था, शायद उसी ने हमारे व्यक्तित्व को एक दिशा दी है। धीरे धीरे सारी चीजें गौण हो गई और एक लक्ष्य, कहीं जीवन में समृद्धि और चाह, जो आपने 5 सितारा संस्कृति की बात कही, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो विस्तार से चर्चा करेंगे उन प्रश्नों को और उन मुद्दों को लेके। बहुत सारे मित्र हमारे प्रतिभागी जो हैं वो हैंड रेस कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जब विशेषज्ञों के वक्तव्य समाप्त हो जाएंगे उसके बाद अपन इस पर विस्तार से बात करेंगे। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आरती धर जी को। बहुत लंबा अनुभव मीडिया के साथ आपका रहा है और अब इन्हीं मुद्दों पर आप राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों में बहुत ही ग्रासरूट लेवल पर काम कर रही हैं। तो इन सारी चुनौतियों और समस्याओं को इन्होंने स्वयं देखा है, महसूस किया है, तो वो इस मुद्दे पर किस तरह से सोचती हैं, आपसे बात करेंगी। स्टेट्समैन में 1988 में आपने अपने करियर की शुरुआत की एज ए जर्नलिस्ट, और उसके बाद हिंदू से जुड़ती हैं और लगभग 3 दशक तक इन समाचार पत्रों में आपने काम किया और डिप्टी एडिटर के पद से आपने हिंदू से एक शैक्षिक सेवा निवृत्ति लेकर के जो पब्लिक हेल्थ का जो एरिया है उसमें काम करना शुरू किया। हिंदू में काम करते समय आपने मूल रूप से आप एक डेवलपमेंट जर्नलिस्ट के रूप में जानी जाती है। संयोग से जयपुर भी आपका कार्यक्षेत्र रहा है और यूं तो देश के अलग अलग हिस्सों में विचरण करने का आपको मौका मिला। आपकी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित किया, यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी उद्वेलित किया कि इन मुद्दों पर कहीं जागरूकता फैलाएं और जो नीति निर्धारक है, जो नीति को क्रियान्वित करते हैं, सरकार से लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों तक, उनको भी एक तरह से इस बात के लिए आगाह किया कि आप इन सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए नीतियों को बनाएं और आगे बढ़ें। आपकी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज थी, विशेषकर वृंदावन की जो विधवाएं हैं उनको लेकर के आपको काफी वो जो संवेदनशील वो जो कथाएं आपकी प्रकाशित हुई समाचार पत्रों में, उसको लेकर के एक व्यापक समाज से आप जुड़ती हैं। इसी तरह से जो बाल विवाह की हमारी बहुत पुरानी जो एक चुनौती है, आज तक इतनी साक्षरता बढ़ने के बावजूद हम उसको नियंत्रित नहीं कर पाए। आका तीज पर अभी भी कुछ प्रदेशों में जिस तरह से विवाह हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस तरह की स्टोरीज पर जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसी हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन्होंने भी उसको उस पर कहीं एक्शन लिया है और संबंधित पक्षों को उस बात के लिए सजग सतर्क करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो मुख्य धारा का जो कार्य है उसमें भी आप जुड़ी रही। जो टेररिज्म का दौर था 90s में, विशेषकर पंजाब और दिल्ली में, उनको आपने कवर किया। जम्मू कश्मीर के जो मिलिटेंसी वाला जो समय था उसको भी आपने कवर किया। हमारे जो इलेक्शंस हैं, पार्लियामेंट, असेंबली, म्यूनिसिपैलिटी, उन सबको आपने कवर किया। और लेकिन इन सब के बाद जो आपका मुख्य रूप से मन रमा है वो हेल्थ रिपोर्टिंग है। तो एक तरह से आपने हेल्थ रिपोर्टिंग को एज ए डिसिप्लिन विकसित करने में विशेष कार्य किया है। पिछले 1 दशक से आप इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं और जैसा मैंने शुरू में कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ ये आपके कार्यक्षेत्र हैं और वहां आप एक ट्रेनिंग दे रही हैं और आईएसी नोडल ऑफिसर के रूप में भी
आप हेल्थ कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है। वहाँ के अनेक स्वयंसेवी संगठनों के साथ, अकादमिक संस्थानों के साथ, विश्वविद्यालयों के साथ आप जुड़ करके जागरूकता के प्रचार प्रसार के लिए विशेष योगदान दे रही है। आप इस समय पीएचडी कर रही हैं शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से अपनी डॉक्टरेट की उपाधि के लिए, और देश के अनेक जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से लेकर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में आपका जुड़ाव रहा है। आप कंसल्टेंट हैं एडवोकेसी, सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च, इसके साथ आप जुड़ी हुई हैं, और जैसा मैंने कहा कि एक ट्रेनर के रूप में आप काम कर रही हैं। कंटेंट क्रिएशन, स्क्रिप्ट राइटिंग और रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स, सबका एरिया पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन है, उसी पे आप काम कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है हमारे यहाँ, यूनिसेफ, यूएनएफपीए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस आदि के लिए भी आप काम कर रही हैं। और मेरी जो आपसे एक मुलाकात इसी तरह का एक प्रोग्राम था, जब हम लोग उसे अटेंड कर रहे थे यूनिसेफ का, वहाँ आप ट्रेनर के रूप में आई थी। और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी आपने विशेष काम किया है। आपने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एशिया रीजन, इसमें एक सेंटर फॉर कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स इनकी ओर से, और जॉब हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, इनके माध्यम से जो आयोजन हुए उसके साथ भी आप जुड़ी रही। इसी तरह से थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन, इन्होंने एक क्रिटिकल एप्रेजल स्किल्स तैयार किया था, उसका पाठ्यक्रम, उसके साथ भी आपका जुड़ाव रहा है। और बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट आपने इस क्षेत्र में लिए हैं। जैसा मैंने कहा कि आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बहुत विस्तृत आपका परिचय है, लेकिन मुझे पढ़कर के आपका सीवी अच्छा लगा कि आपको एक फेलोशिप मिली, चंदूलाल चंद्राकर फेलोशिप। संयोग से नई पीढ़ी ने तो शायद नाम भी नहीं सुना होगा, नहीं जानते होंगे। चंदूलाल चंद्राकर जी इस देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे, दैनिक हिंदुस्तान के संपादक रहे, पूरी दुनिया में वो घूम चुके थे। इनके साथ मुझे 80 के दशक में मिलने का, इनके साथ मंच पर बैठने का सौभाग्य मिला था। उसी वरिष्ठ पत्रकार की स्मृति में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से एक फेलोशिप प्रदान की जाती है, वो फेलोशिप आपको मिली है। और उस फेलोशिप पे जो आपने शोध किया वो पुस्तकाकार भी छप चुका है। CMS वातावरण, इनकी ओर से भी, इनके लिए भी आपने काम किया है। और इन्हीं के साथ मिलकर के हमने जयपुर में भी एक फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया था कुछ वर्ष पहले। तो CMS वातावरण ने आपको बेस्ट एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। एशिया की 10 प्रमुख महिला पत्रकारों के रूप में भी आप सम्मानित हुई, फेलोशिप्स मिली। और पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो, इन्होंने वुमेन एडिशन 2010 निकाला था, भी आप सम्मिलित की गई हैं। देश दुनिया की बहुत सारी आपने यात्राएं की हैं, इंडोनेशिया, अमेरिका, कनाडा आदि देशों की आपने यात्राएं की हैं। एक हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में एशिया अफ्रीका के जो एक राइटर्स नेटवर्क है, उससे भी आप सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। तो आपका जो ये बहुआयामी क्षेत्र है कार्य करने का, मीडिया से लेकर के एक पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेटर के रूप में, तो मुझे लगता है कि जिन मुद्दों से आज हम चिंतित हैं, कहीं हमारी उस पूरी पीढ़ी को हम सजग सचेत कर रहे हैं। तो चूंकि आप ग्रासरूट लेवल पे काम कर रही हैं, तो हम चाहेंगे कि अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आरती हर जी, आपका माइक इस समय अनम्यूट है। हाँ, क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू बनावत सर, मुझे ये मौका देने के लिए। और सुइसाइड और मेंटल हेल्थ रिपोर्टिंग पे मैं इतनी पैशनेट हूँ कि मुझे जहां मौका मिलता है मैं बोलना शुरू कर देती हूँ। और ये मैंने पब्लिक हेल्थ तो बहुत कवर किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेंटल हेल्थ पे कुछ ज्यादा नहीं लिखने को मिलता है। जब मैं जर्नलिस्ट थी, एक्टिव थी, ये अचानक जब मैं छत्तीसगढ़ गई, वहां इस तरफ फोकस हुआ, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट का फोकस इस पे था। और वो इसलिए था कि छत्तीसगढ़ देश में पहले 5 नंबर, सबसे ज्यादा सुसाइड रेट सबसे ज्यादा पहले 5 में था ये। तो ये समझ नहीं आया कि वहां इतने सुसाइड्स क्यों हो रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि महाराष्ट्र में फार्मर्स हैं, या जैसे कोटा भी है, उसके बारे में भी सुना था। छत्तीसगढ़ जैसी जगह में क्यों हो रहे हैं ये समझ नहीं आया। तो उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था अवेयरनेस क्रिएशन का, और संयोगवश हमारे संस्था भी वहां काम कर रही थी, और हमने ट्रैकिंग शुरू की न्यूज़पेपर्स की वहां के, कि मेंटल हेल्थ के बारे में कितना लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है।
और हमने देखा पिछले एक वर्ष में कि हमने पेपर्स जब ट्रैक किए तो कोई स्टोरी मेंटल हेल्थ पे नहीं थी एक्सेप्ट सुइसाइड की। और वो जो सुइसाइड की स्टोरी भी आती थी वो क्राइम रिलेटेड होती थी, उसको क्राइम रिपोर्टर कवर करता था। मेंटल हेल्थ और सुइसाइड का कोई लिंक कहीं पे समझ नहीं आ रहा था किसी को। तो जो भी सुइसाइड की स्टोरीज होती थी वो क्राइम रिपोर्टर कवर करता था, और उसमें कोट किसका आता था? केवल पुलिस का। जो पुलिस का वर्जन होता था वही आता था। तो हमें उस समय लगा कि इसको बदलना पड़ेगा। तो वहाँ के मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के जो नोडल ऑफिसर थी वो बहुत प्रोएक्टिव थी इसमें। तो तब हमें समझ आया कि हमें इसमें मीडिया को सेंसिटाइज करना है। सिर्फ बोलने से, आईईसी से कुछ नहीं होगा, हमें पहले अवेयरनेस करनी है। और अवेयरनेस कैसे क्रिएट करेंगे? एक प्रिंट मीडिया एक बहुत बड़ा टूल था उसके लिए। तो हमने क्या किया, हमने वहां हर डिस्ट्रिक्ट में जाके मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स कराए। और इन मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स में हमें ये समझ आया कि पहले तो आते नहीं थे लोग, फिर आने लगे तो पता लगा सब कहते हैं इसमें क्या है, सुइसाइड होता है तो लिख देते हैं, खत्म, इसमें कोई लिंक तो कहीं नजर नहीं आ रहा है हमें। फिर हमको वो पूरा वर्कशॉप का जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसको हमें रीफ्रेम करना पड़ा। तो उसमें हमने अवेयरनेस का कंपोनेंट ज्यादा डाला, और उसके बाद हमने साइकेट्रिस्ट को लाया, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को कुछ को बुलाया ताकि इसमें ओनरशिप बने। उससे हमें ये फायदा हुआ, लोग मतलब उसमें राइटिंग में फर्क पड़ा या नहीं वो मैं अभी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन इतना है कि लोगों का ध्यान मेंटल हेल्थ और सुइसाइड्स पे गया। तो उसमें हम खासकर क्या बात करते थे, 2008 में WHO ने गाइडलाइंस इशू की थी मेंटल हेल्थ और सुइसाइड रिपोर्टिंग पे। एक तो हम उन गाइडलाइंस पे फोकस करते थे, उन्हीं गाइडलाइंस पे बेस्ड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से गाइडलाइंस इशू की थी 2019 में। और जो हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट है 2017 का, उसमें भी प्रोविजन है कि मेंटल हेल्थ केस कैसे कवर होने चाहिए। एक स्पेसिफिक उसमें दिया गया है, गाइडलाइन दी गई है कि इस तरह कवर करना है। तो हम केवल इन्हीं तीन चीजों पे फोकस करते थे, जर्नलिस्ट को बताते थे। कई जर्नलिस्ट हमें ऐसे मिले जिन्होंने WHO की गाइडलाइन को तो छोड़िए, प्रेस काउंसिल का भी उनको पता नहीं था, और मेंटल हेल्थ एक्ट क्या है ये भी नहीं पता था। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो उनकी गलती थी, ये गलती हम सबकी है, क्योंकि हमने कभी इस तरफ फोकस ही नहीं किया। गवर्नमेंट की भी गलती है और शायद मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी गलती, क्योंकि उनको कभी इस तरह की ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती है। दिल्ली में काम करना हमारे लिए प्रिविलेज था क्योंकि हमें एक्सेस था हर जगह पे, लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, एक तो उनके दिक्कत है कि सारा जो मटेरियल होता है वो हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, तो उनको उसको ट्रांसलेट पहले तो समझने में और ट्रांसलेट करने में बहुत परेशानी होती है। उनके पास उतने संसाधन नहीं होते हैं कि हर चीज को ट्रांसलेट किया जाए। तो वो सब हम काम करते थे। उसके बाद हमने 12 डिस्ट्रिक्ट में जाके लोगों को सेंसिटाइज किया, मीडिया को, और उसके बाद हमने कम्युनिटी रेडियो और FM रेडियो को किया। ये मैं एक कॉन्टेक्स्ट बना रही हूँ। और उससे हमें क्या फायदा हुआ, जो रिपोर्टिंग जीरो थी, 2 वर्ष के बाद 1 साल में 1000 कॉपीज बनी, आने लगी। हमने जो ट्रैकिंग की 1000 कॉपीज छपी तीसरे साल में। और वो हमने कंटेंट नहीं शेयर किया था, वो लोगों ने खुद बनाई थी, जर्नलिस्ट ने खुद बनाई थी, हमसे सहायता लेके या अपने से रिसर्च करके या जैसे भी उन्होंने किया होगा। एक तो वो फायदा हुआ, और उसके साथ हमें ये फायदा हुआ कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे उनका ध्यान भी मेंटल हेल्थ की तरफ गया। और जो मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते थे, यूनिट था उनका, वो भी प्रोएक्टिव होके काम करने लगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे लिए भी ये जो वर्कशॉप्स थे ये इतने आई ओपनर्स थे ना। एक जगह हम गए, वहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी आए, और जब उनका भाषण वगैरह खत्म हुआ तो हम बाहर जा रहे थे, तो 3 लेडीज आई मेरे पास, मैडम हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा बताइए। कहते हम WCD डिपार्टमेंट के हैं और नीचे ही बैठते हैं, उसी मिनी सेक्रेटरीट के ग्राउंड फ्लोर पे बैठते हैं। हमारी एक कलीग है, उन्होंने 3 बार सुइसाइड करने का अटेम्प्ट किया है, तो उनका हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों, आपने किसी को, डॉक्टर को नहीं दिखाया?
तो मैं हैरान हो गई वो देखे। वो उन्होंने कहा मैडम हमें तो आज पता लगा है कि मेंटल सुइसाइड और मेंटल हेल्थ का कोई लिंक है, तो क्योंकि आपने बताया तो हमें समझ आया। और अब क्योंकि कलेक्टर साहब बैठे थे वहां पे, तो हम उनके सामने आपसे नहीं पूछना चाह रहे थे। और हैरानगी की बात ये, उनके ऑफिस के बगल वाला जो ऑफिस था वो मेंटल हेल्थ क्लिनिक था। तो इस लेवल की अवेयरनेस की मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल अवेयरनेस है ही नहीं लोगों में। एक तो वो है, एक इंसिडेंट ये है। और दूसरा इंसिडेंट ये भी है कि एक जर्नलिस्ट ने, दुर्ग में हमने किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, वहां पे एक जर्नलिस्ट हमारे पास आई, उन्होंने बोला मैडम मेरी दादी, जब उनको साइकेट्रिस्ट सिम्टम्स बताते थे, हम ये एक कंपोनेंट रखा है सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ, हाउ डू यू आइडेंटिफाई मेंटल हेल्थ। तो उन्होंने बोला हमारी दादी भी ऐसे ही अंधेरे कमरे में बैठती हैं, बाल नहीं बनाती हैं, नहाती नहीं है, चुप रहती हैं, डर लगता है उनको। तो हमें लगा ये उम्र का तकाजा है, हमें तो पता ही नहीं था कि उनको हमें डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो ये बात मैं जर्नलिस्ट की कर रही हूँ, जो बहुत मतलब बाकियों से ज्यादा इंटेलिजेंट कहें या अवेयर कहें, जैसे भी उनको आप डिस्क्राइब करें, ये उनकी बात मैं कर रही हूँ। तो आम लोगों की तो आप बात ही छोड़िए, उनको तो पता ही नहीं होगा। और इसका कोई डिस्कोर्स भी एज सच नहीं आता था। ये तो कोविड के बाद थोड़ा सा इस पे फोकस होने लगा है। कोविड का कम से कम ये फायदा हुआ है कि फोकस जो है हमारा मेंटल हेल्थ पे आने लगा है। अब मैं असली बात पे आती हूँ। ये तो मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता रही थी कि किस कम लेवल पे अवेयरनेस होती है। आप हैरान होंगे, सबसे ज्यादा मैं आपको 2021 एनसीआरबी का डेटा देती हूँ। राजस्थान की बात करें तो हर 1 लाख में 7 लोग सुइसाइड करते हैं। और मैं कम से कम दावे से कहती हूँ ये जो डेटा है ये कोटा का सबसे ज्यादा होगा, वहीं पे एक पॉकेट है। अदरवाइज राजस्थान बहुत कम है, नीचे है रैंक में। और जो नेशनल एवरेज है वो 12 है और राजस्थान 7 पे है, तो काफी नीचे है। और सबसे ज्यादा सुइसाइड्स इस रिपोर्ट के अनुसार अंडमान निकोबार आइलैंड्स में होते हैं, 39.7 पर लाख। उसके बाद सिक्किम 39.2 पर लाख। उसके बाद पुडुचेरी 31.8। अब ये ऐसी खूबसूरत जगह हैं जहां लोग हॉलिडे मनाने जाते हैं, वहां हम अपना स्ट्रेस कम करने के लिए जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा सुइसाइड्स वहां क्यों होते हैं, ये एक शोध का विषय है। मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूं, मेरी जितनी जानकारी है मैं उसी पे बोल सकती हूँ कि ये एक शोध का विषय है कि इतनी खूबसूरत जगहों पे जो नेचर की लैप में है, वहां सबसे ज्यादा सुइसाइड्स क्यों होते हैं। और सबसे कम सुइसाइड्स, आप हैरान होंगे, बिहार में है, 0.7 पर लाख। और जो कि बिहार की इमेज आके ही हमें लगता है वहां तो सिर्फ झगड़ा होता होगा, गरीबी है, ये सब है, वो सब है। ये एक कुछ ये भी बने हुए हैं ना दिमाग में, कुछ धारणाएं बनाई है हमने कि सुइसाइड कहाँ होते होंगे, लेकिन सुइसाइड का कोई कारण नहीं होता है। लेकिन हाँ, डिप्रेशन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण बताया गया है इस सुइसाइड का। और मैं आपको, अब इसमें मीडिया का रोल कहाँ से आता है, ये सब बातें तो रिसर्चर्स की हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स की हैं। अब मीडिया का रोल इसमें यहाँ पे है। एक काफी इस पे रिसर्च हुआ है, मीडिया का इफेक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या होता है सुइसाइड रिपोर्टिंग, जब रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें उन बाकी लोगों पे क्या इफेक्ट होता है। एक कॉपी कैट स्टडी है, उसको वर्दर इफेक्ट स्टडी बोलते हैं, 1974 में हुई थी और फिर 85 में और 89 में भी हुई। उसमें ये बताया गया कि अगर एक सुइसाइड को बार बार बताया जाए और बड़ा चढ़ा के बताया जाए, सेंसेशनलाइज किया जाए, तो जो लोग बिल्कुल मार्जिन पे होते हैं ना, जो जूझ रहे होते हैं सुइसाइड करें नहीं करें, करें नहीं करें, वो एकदम पुश हो जाते हैं सुइसाइड करने के लिए। एक तो उनको लगता है हाँ ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, अगर उसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। एक तो ये इम्पैक्ट होता है। दूसरा ये होता है कि कई लोगों से ये भी पता लगा है कि उनको ये लगता है ये तो बहुत सेलिब्रिटी स्टेटस बन जाता है। साउथ में तो ये बहुत ही कॉमन है, साउथ इंडिया में एक हीरो को गॉड के रूप में वर्शिप किया जाता है, और अगर उसमें सुइसाइड हो तो उसके पीछे आप देखेंगे कई लोग सुइसाइड कर जाते हैं। तो ये एक इम्पैक्ट है, क्योंकि मीडिया उसको बार बार दिखाता है। टीवी में जैसे टीवी वाले दिखाएंगे, फ्रंट पेज पे होगा और हफ्तों चलती रहेगी उसकी कवरेज।
टीवी के लोग तो यहाँ तक कि बाथटब में घुस जाएंगे कि ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, फैन से लटक जाएंगे। तो जो ये आइडियाज होते हैं ये बार बार लोगों को प्रेरित करते हैं कि अच्छा ये तो बहुत इजी है। कई बार आप स्टोरीज के टाइटल में देखेंगे लिखा होता है कि सबसे ज्यादा लोग फांसी लगा के सुसाइड करते हैं। अब फांसी लगा के सुसाइड करते हैं तो अगले को लगता है अच्छा ये तो बहुत पेनलेस होगा, इसी को कर लेते हैं। ये एक सोच है। इसके इसके ऑपोजिट में एक और स्टडी हुई थी, उसको पापाजीनो स्टडी बोलते हैं। उसमें क्या, ऑस्ट्रिया में हुई थी ये स्टडी। उसमें क्या बताया गया कि अगर प्रेरित करने वाली खबरें या जिन लोगों ने लास्ट मोमेंट पे आके अपना सुसाइड का आइडिया त्याग दिया, अगर वैसी स्टोरीज, पॉजिटिव स्टोरीज न्यूज़पेपर में छपे तो क्या होता है। यही जो लोग बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होते हैं, इनको लगता है नहीं अगर ये इससे उभर सकता था तो मैं भी हो सकता हूँ, तो वापस हो जाते हैं, वो अपना डिसीजन बदल लेते हैं। तो ये तो मैं दो एक्सट्रीम केसेस आपको बता रही हूँ, सिनारियोज बता रही हूँ। अब देखिए अगर एक तरफ हम पुश भी कर सकते हैं लोगों को, मीडिया अगर पुश भी कर सकता है लोगों को, तो मीडिया में इतनी ताकत है कि वो दूसरी तरफ से लोगों को उस सिचुएशन से बाहर भी निकाल सकता है। अब ये भी कहना कि अचानक सुसाइड किया, ऐसा नहीं होता है। साइकियाट्रिस्ट से अगर आप बात करेंगे वो आपको बताएंगे, वो जो सुसाइड करता है बंदा वो काफी देर सोचता है, वो कई बार इंडिकेशंस भी देता है। जैसे कई बार बोलेंगे मैं तो यूजलेस हो गया हूँ, मैं तो बोझ बन गया हूँ, तो ये इंडिकेशंस होती हैं। और अगर हमारी सोसाइटी या कम्युनिटी अवेयर हो कि अगर कोई ऐसे बात कर रहा है तो इसमें सुइसाइडल टेंडेंसी हो सकती है, तो उसको तुरंत किसी डॉक्टर के पास लिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है, हम उसको बोलते हैं बकवास बंद कर, चुप, ये सब थोड़ी होता है, तो हम उसको एक तरफ से और उस गहराई अंधेरे में पुश कर देते हैं। तो मीडिया का रोल यहाँ पे ये है कि सबसे पहला कि मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस बढ़ाएं और इसको एक स्टिग्मेटाइज इलनेस ना करें। मेंटल हेल्थ भी उतना ही कॉमन इशू है जितना आपका फिजिकल हेल्थ है। खांसी जुकाम हो रहा है, टांग में दर्द है, सर में दर्द है, मेंटल हेल्थ भी एक ऐसी ही कंडीशन है। हाँ, फर्क इतना है कि इसका इलाज थोड़ा लंबा होता है। बहुत कम केसेस होते हैं जिनको एडमिट होना पड़ता है। इसकी दवा शायद ज्यादा चलती होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है। डिप्रेशन है, डिप्रेशन एक सेकंड के लिए भी हो सकता है, डिप्रेशन लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है। डिप्रेशन काउंसलिंग से भी खत्म हो सकता है, डिप्रेशन के लिए आपको दवाई भी लेनी पड़ सकती है। ये एक बहुत बड़ी रेंज होती है, लेकिन इस रेंज को अगर हम शुरू में ही पकड़ पाए तो इसको हम ठीक कर सकते हैं। अक्सर होता क्या है, आप बात नहीं करना चाहते इसके बारे में। अरे लड़की है, किसी को पता लगेगा डिप्रेशन में है तो उसकी शादी नहीं होगी, तो छुपाओ उसको, घर में रखो, किसी से बात नहीं करो। छुपाते छुपाते क्या हो जाता है, उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो फिर उपचार के लायक भी नहीं रहती है या रहता है। अक्सर लड़कियों में देखा गया है। इसके बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते, शर्म आती है बोलने में कि हमारे घर में कोई मेंटल इलनेस का केस है। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि इस पे जो लगा स्टिग्मा है उसको हटाया जाए। इसको कैसे कर सकते हैं हम? साइकेट्रिस्ट से बात कर सकते हैं, एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, और उनकी जो स्टोरीज हैं या उनसे लिखवा सकते हैं न्यूज़पेपर्स के लिए, क्योंकि वो एक अथॉरिटी माने जाते हैं। और अगर सब बात करें प्लेटफॉर्म्स पे, सेलिब्रिटीज इसके बारे में बात करें, तो इम्पैक्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। और दूसरा है जो WHO की गाइडलाइंस है, ये मीडिया के लिए खास करे, अगर यहाँ कोई मीडिया के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें 10 पॉइंट्स दिए गए। मैं सबके बारे में बात नहीं करूंगी, मैं मोटा मोटा बताऊंगी आपको। उसमें है कि जिसने सुइसाइड किया है या जिसका कोई मेंटल हेल्थ का इलाज हो रहा है, उसकी फोटो और नाम नहीं छापना है। सबसे पहली गाइडलाइन ये है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो डिस्क्राइब करते हैं ना सीन, स्टूल पे चढ़ा, पंखे पे रस्सी लगाई, गले में रस्सी डाली, फिर स्टूल को फेंका, आप जितना ये डिस्क्राइब करते हैं आप किसी को प्रेरित कर रहे हैं, किसी को आइडिया दे रहे हैं जिसको नहीं पता, उसको समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है या क्यों करना है, लेकिन आप उसको आइडियाज दे रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो उनका ये WHO गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि अगर आप उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, वो फैमिली स्टिग्मेटाइज नहीं होगी, और अगर आप डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो लोग थोड़ा पीछे हटेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप न्यूज़पेपर्स में देखिए, पेज 1 छप रहा है, पूरा डिस्क्राइब हो रही है, घर में लोगों की फोटो छप रही है,
तो जब हम मीडिया सेंसिटाइजेशन करते हैं, हम उनमें यही बताते हैं कि आप कोशिश ये करिए कि हेडलाइन में सुइसाइड, आत्महत्या शब्द का इस्तेमाल नहीं हो। अब जैसे ही आपने मीडिया वालों को बोला कि इसको थोड़ा सेंसेशनलाइज नहीं करिए, तो आप समझ सकते हैं कि उनका रिएक्शन क्या होता है। भाई ये तो बिल्कुल हमारे मीडिया के अगेंस्ट जा रहा है, मीडिया लॉस के, मीडिया के प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जा रहा है। हमें तो बताना है, बताइए, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं बताइए, लेकिन हेडलाइन में नहीं बताइए, आगे बताइए। एक ही सेंटेंस को लिखने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। सुसाइड के बदले आप ये भी लिख सकते हैं जान गंवाई, या एक पॉजिटिव हेडलाइन को उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके हम एग्जांपल्स भी देते हैं वहां पे। हमने ये किया, इतना तो जरूर हुआ कि फोटो छपनी बंद हो गई छत्तीसगढ़ में। अब किसी सुसाइड या मेंटल हेल्थ पेशेंट की फोटो नहीं छपती है। और दूसरा है कि काफी इसके साथ हम हेल्पलाइन के नंबर्स देते हैं। 104 है वहां का नंबर, वो हम रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया को कि हर सुसाइड की स्टोरी के साथ 104 का नंबर दे, या कोई अगर और हेल्पलाइन है या कोई संस्था है तो उनका नंबर भी अपनी स्टोरी में डालें, ताकि अगर किसी को जरूरत पड़े, किसी को ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तो वो उनसे हेल्प करे। एक तो हमारी तरफ से ये चीजें जाती हैं। अब मीडिया तो सिर्फ नॉन क्लिनिकल ही कर सकता है, हम डॉक्टर्स नहीं है, हम सिर्फ कम्युनिकेशन ही कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि ये बहुत नॉर्मल बीमारी है, इसका उपचार करना है, इसको छुपाना नहीं है। तो इसका हमें फायदा भी काफी हुआ है। अब केसेस कम होते होते ही कम होंगे, ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि एकदम से एक साल में केसेस कम हो गई, वो कहना गलत होगा, क्योंकि इसमें मेंटल हेल्थ जो होता है उसमें तंबाकू भी आता है, उसमें अल्कोहल भी आता है, उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। तो उनको तो हम मीडिया से केटर नहीं कर सकते, उनको हम एड्रेस नहीं कर सकते इनसे। उनके लिए तो प्रॉपर क्लिनिकल इंटरवेंशन ही चाहिए होगा। लेकिन जितना हमें लगता है कि मीडिया की तरफ से होना चाहिए उतना हम कर सकते हैं। और ये सारे इसमें मीडिया एजुकेटर्स हैं या टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स भी हैं मीडिया के, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कम से कम WHO की गाइडलाइंस, PCI की गाइडलाइंस और मेंटल हेल्थ एक्ट एक बार जरूर पढ़िए। उसमें बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है कि जब आप इस तरह की स्टोरीज करते हैं तो कैसे उनको हैंडल करना है। जैसे रेप विक्टिम्स का नाम नहीं दे सकते आप, उनकी आइडेंटिटी नहीं बता सकते हैं, या बच्चों के जो गाइडलाइंस है, बच्चों के बारे में अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी कैसे, उसी तरह से इसको भी फॉलो करना मेरे हिसाब से जरूरी है। एक बात आई थी आज सवेरे के टाइम्स ऑफ इंडिया में, उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, आउटब्रेक। WHO की गाइडलाइंस में ये भी लिखा है कि इसको आउटब्रेक ना कहा जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये छुआछूत किया, हालांकि उस राइटर ने एक कॉन्टेक्स्ट भी दिया है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आउटब्रेक ऑफ सुइसाइड्स अवॉइड करना चाहिए। और मतलब बल्कि कोटा में कह सकते हैं, लेकिन WHO की गाइडलाइंस कहती है ऐसा करना उचित नहीं होगा। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। और मैं चाहूंगी कि हर मीडिया इंस्टीट्यूट या स्टूडेंट स्कूल्स में भी इनकी अवेयरनेस हो। और मुझे सबसे ज्यादा ये लगता है कि हमें बच्चों को एक तो रेजिलिएंट बनाना सिखाना है, लेकिन ये भी बताना है कि असफल होना नॉर्मल है, वो कोई बहुत गलत बात नहीं है। असफलता और सफलता तो जुड़ी हुई है जिंदगी में, आप हमेशा सफल होंगे ये जरूरी नहीं है। और एक असफलता से आप अपने आप को और अपनी लाइफ को जज ना करें। तो मैं अभी तो यहीं पे रुकूंगी, जब कुछ सवाल जवाब होंगे तो बाकी की बात मैं करूंगी। मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे कहने से कुछ लोगों को फायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या के बीच कोई संबंध हो सकता है, उसको स्थापित करते हुए आपने मीडिया की उस महती भूमिका की ओर संकेत किया, मीडिया से अपेक्षा की। वास्तव में WHO के जो गाइडलाइंस है, जिन्होंने कहीं एक इस तरह की पहल की थी कि हम मीडिया कर्मियों को ये बताएं, लेकिन मुझे लगता है कि 2008 में शायद सोशल मीडिया इतना लोकप्रिय नहीं था, डिजिटल मीडिया। आज जब ये इस तरह की घटना घटती है तो हमारे ये जो न्यूज़पेपर के जो एडिशंस हैं, जिनके जो डिजिटल जो उस पर डालते हैं, ये उसमें बाकायदा छत से कूदते हुए उस बच्चे को दिखाते हैं किस तरह से उसने आत्महत्या। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है
अखबारों में आपने बिल्कुल सही कहा, वो जब मैं पढ़ रहा था गाइडलाइंस, तो वो जो खबर जिस तरह से सेलिब्रिटीज की छपती है, वो इस प्रकार का जो निराश और अवसाद में पड़ा हुआ बच्चा है वो अपने दीवान पे लगा लेता है उसको, और कहीं ना कहीं वो उसके लिए और अधिक प्रेरित होने लगता है कि मैं इस तरह के एक्शन करूं। वो बिल्कुल सही बात है कि जब हम पूरा तरीका दिखाते हैं, लोकेशन बताते हैं, टेलीविजन तो शायद स्टोरी आई और चली गई, उसका असर नहीं होगा, लेकिन अखबार, प्रिंट मीडिया का तो असर बहुत गहरा होता है। ये आज से 15 साल पहले था, लेकिन अब तो आप डिजिटल मीडिया पर आपके तुरंत है। जब कुछ सेलिब्रिटीज ने आत्महत्याएं की, तो जब उनके वो खंगाले गए गूगल सर्च के, तो उसमें बाकायदा ये बताया गया था कि आत्महत्या करने के तरीके क्या है, वो ढूंढ रहे हैं वो। तो आज तो ये इंफॉर्मेशन का एक्सेस इतना हो गया है, तो उसमें मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और सबसे ज्यादा फिर जो काउंसलर्स हैं वो किस तरह से बच्चों को प्रेरित करें, क्या करें, तो मुझे लगता है कि एक बहुत, और जिस तरह की हेडलाइंस देते हैं, फिर बाद में इस सुसाइड से जिसकी डेथ हुई है तो वो फ्यूनरल के जिस तरह की कवरेज हो रही है, तो इसके साथ एक से एक पक्ष जुड़ा हुआ है। उसके जो प्रभावित पक्ष हैं उनके दुख और पीड़ा, उसे कैसे उजागर कर रहे हैं आप। बल्कि होना ये चाहिए कि इस तरह की चीजों के लिए कोई हेल्पलाइन हमारे यहाँ है, कहाँ हम काउंसलिंग इस तरह की कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिस पर व्यापक विमर्श करके हमें कोई ना कोई इस तरह का एक पॉजिटिव फोरम तैयार करना होगा, जहां हम हमारी इस नई पीढ़ी को प्रेरित कर इन अमूल्य जीवन को, जो इस देश की समाज की संपत्ति है, उसको बचा सके। बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे और बहुत सारे मित्र हैंड रेस कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि मैं प्रश्न पढ़ने की बजाय बेहतर हो कि जो जिज्ञासु हैं वो स्वयं अपना वीडियो ऑन करें, अपना नाम और परिचय बताएं, और फिर किन से सवाल है वो पूछे, तो मुझे लगता है कि वो बेटर रहेगा। जी जया जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? थैंक यू भानुवत जी। हाँ। पहली बात तो मेरे को ये टॉपिक, हमने जब आपसे रिक्वेस्ट की कि इस पे चर्चा करें, बिकॉज इट वाज सो रेलेवेंट। मैं परसों कोटा से लौटी थी। आई हैड गॉन टू IIIT कोटा, वहां मेरी बात हो रही थी टीचर्स से, एंड देन इन कोटा यूनिवर्सिटी, और फाइनली मैं रामपुरा में जब घूम रही थी, आम लोगों से बात कर रही थी, तो मुझे एक बात पता चला, विच प्रोबेबली पीपल ऑफ कोटा विल टेल मी इज ट्रू और फॉल्स। उन्होंने मेरे से कहा कि जो बच्चा 60% लाता है, उसके माँ बाप उसको कोटा क्यों भेजते हैं? कोटा तो उनको आना चाहिए जिसको 85 एंड अबव या 90 मिले। तो मैंने कहा कि अरे 90 वाला बच्चा तो घर पे भी पढ़ लेगा। हम इतना एम करते हैं कि हम अपने जो बच्चे हैं, जो कम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस रखते हैं, उसको ऊपर उठाएं। आप 90 वाले बच्चों को ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, वो तो खुद ही इतने इंटेलिजेंट है। He can rise anywhere. You don't have to go to Kota to rise. Kota needs to develop a center which should teach resilience to the students. मतलब अगर जिंदगी में मिसहैप होता है, अगर आप 16 among the 90 panel, every day or every alternate day, these big coaching institutes, I was told, conduct tests. उस टेस्ट में they give a rank to the child. This is what I was told. And then the child is told कि परसों तुम्हारी रैंकिंग 10th थी, आज तुम 15 हो गए। Shame on you. अगर आप बच्चे को इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे RPG, then this is extremely humiliating for the child. Absolutely. हम अपने बच्चों को घर में सिखाते हैं रेजिलियंस। आजकल परिवार छोटा हो गया। पहले हम लोग बड़े परिवार से आते थे तो छोटी मोटी चीज नजरअंदाज हो जाती थी, लड़ते मरते झगड़ते, and we grew up. Okay, so we developed the quality of resilience within us. आपने बात जो कही कि बिहार में क्यों कम है, let me tell you, I come from बिहार. Okay. बिहार में इसलिए सुसाइड कम है क्योंकि हम अभी भी, अगर हमारे कजिन चाचा भी मर जाते हैं तो हम हमारे लड़के सर मुंडाते हैं। यहाँ पे लोग they feel embarrassed to shave their heads. क्यों ना बोले तुम्हारे कौन सा कजन मर गया आज, तुम्हारे कौन सा गोतिया, गोतिया is the term that we use. Yeah. So you see there the concept of family, of depending on the family is very important. और बिहार में हम अभाव में पड़े हैं, इसीलिए आज हम लोग इस पोजीशन पे हैं। We have given our child, by we I mean
द अपर कास्ट जो मैडम ज्योति ने बताया, इतना लग्जरी दिए हैं that the child thinks how to get rich. जो डॉक्टर ज्योति बता रही थी, how to get rich is his aim. He doesn't understand कि उस rich के pedestal पे चढ़ने के लिए उनके माँ बाप ने सीढ़ी के पहले स्टेप पे पैर रखा था. ओके, लॉन्ग टाइम अगो ये जो कंपनी है सुजुकी, उनका एक इंटरव्यू था उनके चेयरमैन का. उन्होंने कहा था, I began my life as a mechanic. My father told me, learn from the ground level. And then I was up. तो जब मैं भानावत जी से ये बात कर रही थी तो मैंने उनसे कहा था कि भानावत जी, आप और हम स्ट्रगल किए थे फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स, और आज भानावत जी जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, आई हैव सीन हिम, मेरे टीचर भी रह चुके हैं, किस तरह सिंगल हैंडेडली कभी डिप्रेशन में नहीं गए, कभी ये नहीं सोचे कि अरे आज ये हो गया. हम लोग यूनिवर्सिटी के एनुअल रिपोर्ट निकाल रहे थे और पूरा जल गया. Every entire technology got burned, everything was wiped out. But life taught us कि कोई बात नहीं, let us try again. तो मुझे ये लगता है कि हम लोग मेंटल हेल्थ को एक तरह का ऐसा स्टिग्मा लगा दिए हैं कि अच्छा तुम आज 15th हो गए, shame on you. अरे उसको ये कहो कोई बात नहीं, you can again do it, you can again improve yourself. That is, हम लोग बड़ी इजी गोइंग वे में अपने एग्जाम्स देते थे. ओके, आज का बच्चा 1 घंटा में मैथमेटिक्स, नेक्स्ट आवर में फिजिक्स, थर्ड आवर में केमिस्ट्री देता है. आई वॉज टोल्ड इन द बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा. मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं गई थी, बट दिस आई वॉज टोल्ड इन IIT कोटा. हम लोग एग्जाम देते थे कि एक पेपर सुबह, एक पेपर दोपहर. ऐसा नहीं था कि 3 घंटे के अंदर हम एक एक विषय को देते थे. सो वी हैड द टाइम टू अप्लाई आवर माइंड्स टू अ क्वेश्चन पेपर. यहाँ बच्चे के पास टाइम नहीं है, समय कम है और क्वेश्चन ज्यादा है. Obviously his performance fails and then he becomes depressed. But life at every step gives you a choice. और पेरेंट्स को कभी भी अपने बच्चों पे अपनी इच्छाएं नहीं थोपनी चाहिए. A lot of parents do that. Thankfully, आजकल का पेरेंट रियलाइज कर रहा, and that is why नीट के एग्जाम में we have seen extremely poor level of family से बच्चा नीट निकल रहा है जो कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं गया था. So I am happy about that, but I am very very depressed. मेरे को कोटा जा करके बहुत दुख हुआ कि what is this happening in कोटा. और कोटा के कारण राजस्थान, which was famous for its tourism, is getting slightly, but now if I may use that word, with an inverted commas. Thank you. जी, जया जी ने बहुत बढ़िया बात कही. देखिए, मैं अपना टाइम यदि याद करूं, जब परीक्षाएं होती थी, हम आधा घंटा पहले परीक्षा हॉल में जाके बैठते थे. 15 मिनट पहले आंसर बुक मिलती थी, आराम से रोल नंबर लिख करके और परीक्षा देते थे. अब बच्चा आता है 1-2 मिनट पहले, 2-3 मिनट पहले, उसके पहले वो किताबें और नोट्स पढ़ता रहता है, इतने तनाव में रहता है. लेकिन आरती जी, एक सवाल जब ये बात कर रही थी जया जी, तो मेरे दिमाग में आया कि हमने वो स्टोरीज तो बहुत पढ़ी हैं कि इस बच्चे ने टॉप किया, ये IAS बनना चाहता है, ये बनना चाहता है. लेकिन 10th और 12th में जो बच्चा कम मार्क्स लाया या विफल हुआ, वो भी तो जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचा होगा. बिल्कुल बिल्कुल. कभी मीडिया ने उन बच्चों पर काम किया, उनकी स्टोरीज की कभी नहीं की. वही तो मैं कह रही हूँ जी. मतलब हमें सक्सेस दिखानी है. वो सक्सेस हमें मार्क्स, केवल मार्क्स नहीं दिला सकती है. देयर आर मेनी अदर थिंग्स. तो शायद अखबारों में ऐसे कॉलम शुरू हो कि विफल व्यक्तियों ने कैसे, अब्राहम लिंकन कितनी बार चुनाव हारे, सारे चुनाव हारे, राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए, लगातार मेहनत की, निराश नहीं हुए. ये बात तो सही है. तो मुझे लगता है कि इस तरह के कॉलम्स होने चाहिए, और कुछ अखबारों ने शुरू भी किए हैं, लेकिन अब बच्चों की रीच में आए, वो पढ़ें जब है इस तरह की चीजें. हाँ साहब, और कोई मित्र पूछना चाहें? हेलो, अपना नाम बताएं, परिचय दें. मैडम, हाँ, जय सिंह पूना से बोल रहा सर. पहले तो एक बात कहता हुआ चलूंगा कि आज बच्चे को जरूरत नहीं है, माता पिता को ज्यादा इच्छा की जरूरत है.
बच्चे को कम। मेरा सवाल मैडम ये है कि मैंने 4 सुसाइड का के एग्जाम्पल देके मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मैंने एक बच्चा मूवी देख के आता है और वो सुसाइड कर लेता है गांव के पास में आके। एक दूसरा एक व्यक्ति मतलब एक लड़का सुसाइड करता है कि उसने पैसे इतना जल्दी इनमें एक आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क जयवीर जी, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। ये पूना से जुड़े हैं हमारे साथ, सुनाई नहीं पड़ रहा। आप टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन मैडम बात। जयवीर जी चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप, आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सवाल अपना चैट बॉक्स में लिख दीजिए। कोई और मित्र कुछ कहना चाहें? सर मैं क्वेश्चन नहीं सजेशन है। पायल दास, पहले अपना परिचय पायल दास हूँ, मैं एक दीजिए आप। जर्नलिस्ट हूँ और एक प्री टीन की मम्मी हूँ। तो आज का ये टॉपिक काफी रेलिवेंट है। मेरे को एक चीज बोलना था कि स्कूल में जैसे मैम ने कहा कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है, तो स्कूल में काउंसलर्स वगैरह रखे तो बेटर रहेगा, स्कूल कॉलेज। नहीं देखिए, ये हमें एक एज ग्रुप को भी टारगेट करना पड़ेगा। अगर आप बच्चों को शुरू से ये दिमाग में डालेंगे सुसाइड होते, वो भी बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं होगी। ये हमें, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव इशू, इसको बहुत सटली करना पड़ता है। 16 to 18 है जब वो 10th 12th करते हैं या फिर नीट के लिए अप्लाई करते हैं, ज्यादातर उसी में पाया जाता है स्टूडेंट्स में। तो ये हमें उस एज ग्रुप को टारगेट करना पड़ेगा। चाहे पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए काउंसलर हो, कोई छोटा सा क्वेश्चनर हो जिससे हमें पता लगे कि बच्चा तनाव में है या नहीं है, तो तब हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल स्कूल को भी लेना पड़ेगा, एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, लेकिन नॉट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सबके लिए नहीं हो सकता है। नहीं, जैसे टाइम टू टाइम काउंसलिंग करके बताए कि अगर तुम्हारा मार्क्स खराब आ रहा है तो फिर चिंता करने का कोई बात नहीं है। कभी कभी पेरेंट्स का बात भी सुनते नहीं है, टीचर्स का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स का। अभी मैं कह रही हूँ ना, पेरेंट टीचर मीटिंग में वहां पे दोनों तरफ के लोग होंगे, टीचर्स भी, वो टीचर्स तो ज्यादा समझ पाएगी ना बच्चे को कि ये तनाव में है या नहीं है, या इसको क्योंकि अपने पेयर ग्रुप में है, इसके फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, इसके क्लासमेट्स क्या बोलते हैं, तो वो ज्यादा पहचान पाएगी बच्चे को। एंड देन मे बी वो पेरेंट्स से बात करे कि बच्चा तनाव में आ रहा है, इसके लिए कुछ एड्रेस करने की जरूरत है। अब हम, हर बच्चा तो सुसाइड नहीं करता ना, कुछ बच्चे बहुत कूल होते हैं, ठीक है मम्मी मैं 60 ला रहा हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं ला सकता, और पेरेंट्स भी कहते हैं ठीक है हमें नहीं बनाना तुमको इंजीनियर, यू बिकम व्हाट यू वांट टू बिकम। कुछ ऐसे भी हैं। तो लेकिन हम सबको एक कैटेगराइज नहीं कर सकते, तो उसमें हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बच्चों को कैसे हैं ये। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश गोस्वामी भी हैं, जो इस समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में प्रोफेसर हैं और टाइम्स नाउ, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं। यदि वो मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे भी अनुरोध है कि कोई मीडिया की भूमिका को लेके यदि कुछ अपनी टिप्पणी करें। प्रोफेसर राकेश गोस्वामी, राकेश जी सुन रहे हो क्या? पार्टिसिपेंट लिस्ट में तो नाम दिख रहा है, लेकिन पता नहीं वो ऑफिस में बिजी है या हाँ नहीं मैं सुन रहा हूँ सर। हाँ राकेश जी जी हाँ, अभी किसी और कुछ का कहना चाहेंगे? क्वेश्चन हाँ। हो तो ले लीजिए, मैं 2 मिनट बाद जुड़ पाऊंगा सर। हाँ, जब तक कोई और मित्र कुछ कहना चाहे। Can I say? हाँ श्योर। So I am Nimesh Rathod. So ये जो अकाउंट है मेरे बुआ का है, she was attending this seminar. So I was also interested क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। So I think कि हमें ना ध्यान देना चाहिए कि स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट स्टडीज, उसको दूसरा क्या इंटरेस्ट, लाइक स्कूल्स में देखो, स्कूल्स में ऐसा बोलते हैं कि अगर तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम लोग अच्छे मार्क्स नहीं लाए, उन पे इतना प्रेशर बनाते हैं, मेंटल प्रेशर, कि लाइक सोचो अगर उसका दूसरा इंटरेस्ट है स्टूडेंट का तो उस पर ध्यान नहीं देता। एंड एजुकेशन इज अ डिफरेंट थिंग, एजुकेशन इज नॉट योर लाइफ, राइट? देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दैट वी शुड आल्सो कंसीडर। एंड एज अ सोसाइटी वी आर पुटिंग प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स कि दे शुड ओनली फोकस ऑन द स्टडीज। एंड अगर देखो कि अगर लाइक मान लो कि मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है,
सो इफ आई से कि आई वांट टू बी म्यूजिशियन, स्कूल में ऐसा बोल दे कि नहीं कुछ नहीं होगा, तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, अगर तुम पढ़े लिखे नहीं तो तुम लोग को नौकरी नहीं मिलेगी, तुम लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। एंड पता क्या करते हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। I want to criticize right now because I was kind of furious at Indian education system. Please don't mind me. So thing is कि like जब तक बच्चा 12th में आता है, ठीक है, तब तक उसको कुछ बोलते नहीं, एंड सडनली आफ्टर अ किड जब 18 इयर्स का हो जाता है उस पर प्रेशर डालना स्टार्ट कर देते कि तुम अपने कैरियर पे ध्यान दो, ये चीजें करो, वो चीजें करो। लाइक उसको अगर तुम लोग को पहले से उसको एक्सेलेंट बनाना है तो उस पर पहले ध्यान दो ना। जब बच्चा छोटा है तब उसको धीरे धीरे थोड़ा समझाया करो कि नहीं ऐसे ऐसे चीजें होती है। लेकिन अचानक से आउट ऑफ ब्लू प्रेशर दे देते स्टूडेंट पे, इसकी वजह से स्टूडेंट बहुत ज्यादा वो प्रेशराइज हो जाते, उसकी वजह से सुसाइडल थॉट्स उसको आते। इज लाइक कि देयर इज नो वे एट व्हाट शुड आई डू। एंड ऑल्सो देयर आर अदर थिंग्स कि जो स्टूडेंट्स है उनको कुछ पता नहीं है, स्कूल्स में कभी वो नहीं सिखाते कि हाउ शुड वी कंट्रोल अवर इमोशंस, हाउ शुड वी मैनेज अवर लाइफ, हाउ शुड वी मैनेज अवर टाइम, हाउ शुड वी फाइंड मेंटल पीस। मेंटल हेल्थ पे कभी बात ही नहीं करते कोई। दिस इज ऑल आई वांटेड टू से। देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ाई तो जरूरी है, देयर इज नो अदर वे आउट, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। गलती कहाँ पे हो जाती है कि जैसे बचपन से ही आप बच्चे को बोलो कि डॉक्टर बनना है, बाय द टाइम द स्टूडेंट रीचेस क्लास 10th और 12th ही रियलाइजेस उसको डॉक्टर नहीं बनना, उसको नहीं इंटरेस्ट है उसमें। लेकिन पेरेंट्स ने भी उसको ऐसे ग्रूम किया है कि डॉक्टर ही बनना है और कुछ है नहीं तुम्हारे लिए। या जैसे आपने बताया कि 10th और 12th में आके उसको बोलते हैं कि डॉक्टर बनना है। दोनों सिचुएशंस ठीक नहीं है। बच्चे को बच्चे की तरह पढ़ने दीजिए ना। बाय द टाइम ही रीचेस 10th और 12th ही विल नो क्या करना है उसको। और आजकल थोड़ा सा तो सिस्टम में चेंज आया है, स्किल्स हैं, स्किल यूनिवर्सिटीज हैं, पर ये कहना कि मतलब पढ़ाई जरूरी नहीं है, ये शायद ठीक नहीं होगा। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। पढ़ाई, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि पढ़ाई को हम अपने मतलब पढ़ाई तो ठीक है लेकिन हम मार्क्स पे ज्यादा फोकस करते हैं कि 90% लाने, 100% लाने हैं। वो शायद गलत है, वो ज्यादा ठीक नहीं है। लेकिन पढ़ाई तो बच्चे करनी पड़ेगी ना, पढ़ाई के बिना तो क्या होगा। पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट, बट लाइक इतना ज्यादा हम पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि एजुकेशन इज एवरीथिंग। मार्क्स को प्रॉब्लम मार्क्स को मार्क्स बहुत लाइक कॉलेजेस आर लाइक प्रेशर कुकर, इतना प्रेशर डालते बच्चे पे कि वो लोग कुछ, उन लोग के पास कुछ होता ही नहीं, पढ़ाई के अलावा वो लोग कुछ कर ही नहीं सकते। ना वो लोग स्पोर्ट में ध्यान दे पाते, ना अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे पाते, ना अपने फिटनेस पे, कुछ कोई सी भी चीज पे ध्यान नहीं दे पाते बच्चे इन सब चीजों की वजह से। एंड जो कोटा है ना, कोटा को पूरा एकदम बिजनेस हब बना दिया। वहां पे लाइक आपने जैसे बात की अभी, कोटा में सिर्फ स्टूडेंट्स पे प्रेशर डाला जाता है। एंड इफ यू नो, आई रेड दिस बुक बाय कैल न्यूपोर्ट, इज अ वेरी गुड ऑथर, डीपर। सो एजुकेशन ऐसे होना चाहिए कि देयर इज अ, इफ यू नो, देयर इज अ डीप स्टेट फ्लो व्हिच वी कॉल फ्लो। तो उसमें क्या होता है, लाइक इफ राइट नाउ आई एम स्टडीइंग फिजिक्स, तो अगर मैं फिजिक्स से अगर दूसरे सब्जेक्ट पे मैं टास्क स्विच करूं तो मेरा, जो आपको शायद से पता होगा, अटेंशन रेसिड्यू होता है, अटेंशन रेसिड्यू इफ यू नो। सो थोड़ा अटेंशन, हमारा अटेंशन रेसिड्यू वहां पे रह जाता है, उसकी वजह से वी कैन नॉट फोकस ऑन अदर सब्जेक्ट्स। दिस शुड बी आल्सो चेंज्ड। No, we all agree that some problem is with the education system also. We're not denying that. सब मान रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ किया जा सकता है। That's all we are trying to say. सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स का भी कुछ रोल है, टीचर्स का भी कुछ रोल है, सोसाइटी का कुछ रोल है। So all of us have to come together to overcome this. And one point we should also consider कि kids are nowadays not kids, they are becoming zombies. Like हम लोग उन लोग को, ये जो फोन्स है, इतने बड़े बड़े फोन्स और आईपैड्स हम लोग उनको हाथ में देते छोटे बच्चों को, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इफ यू नो, डोपामिन हमारे ब्रेन में एक क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो लाइक व्हेन किड्स यूज फोन, दे लाइक ऑल दे डू इज स्क्रॉल, दे जस्ट स्क्रॉल ऑन देयर फोन्स, दे डोंट डू एनीथिंग एक्सेप्ट दैट, राइट। तो लाइक जब बच्चा स्कूल से आता है, वो थोड़ा थक के आता है, तो दे डोंट टेक रेस्ट, दे आर लाइक कि नहीं मुझे रिलैक्स करना है। तो उसकी वजह से क्या, वो लोग ब्रेन को स्टिम्युलेट करते हैं। हम लोग को बच्चों को फोन देने चाहिए। लाइक फोन, कुछ भी बच्चा होता है छोटा सा 5 साल का बच्चा, तो
उसको भी हाथ में आईपैड दे देते इतने छोटे से बच्चे को, उसकी वजह से क्या होगा कि उसके जो डोपामिन रिसेप्टर्स है वो फ्राई हो जाएंगे। एंड हम लोग को पता है कि डोपामिन तभी रिलीज होना चाहिए व्हेन वी अचीव समथिंग इन लाइफ, व्हेन वी डू समथिंग गुड इन लाइफ। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट वी शुड कंसीडर कि ये सिर्फ बच्चों की सुसाइड का मामला नहीं है, इसकी वजह से सारे लोग सुसाइड करते हैं। लाइक जो बहुत ओवर सिमुलेटिंग है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, लाइक अभी व्हाट्सएप में भी मीडिया आ गया, तो इसका बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा पूरे देश पे। एंड इफ यू नो कि एवरेज पर्सन 6 आवर तक रील स्क्रॉल करते, मतलब सोचो कि लोगों के पास कुछ है ही नहीं कि वो लोग कुछ काम करे, क्योंकि उन लोग को पहले से इंफॉर्मेशन ही नहीं देते कि वो लोग के कुछ करना चाहिए। इट्स अ लार्जर इशू, आई एग्री, बट यहाँ पे हमारा फोकस एक स्पेसिफिक एज ग्रुप पे है। दैट कैन आल्सो बी टेकन लेटर, हाँ, एडिक्शन। लाइक मैं ऐसा बोल रहा हूँ मिस्टर राठौर, कि जो मिस्टर राठौर, फोन आप कितने घंटे इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया? मेरा तो मैं कितने यूज घंटे ही नहीं इस्तेमाल करता, करते कभी हैं? कभी मैं यूज करता हूँ। लेट मी शो यू माय स्क्रीन टाइम, क्योंकि आई आल्सो डू रीडिंग, राइट। आप अपने आसपास के स्टूडेंट्स को, बच्चों को, अपने पीयर ग्रुप को कितना देखो इस मेरा बारे में 5 आवर अवेयर है, ठीक करते है, हैं? नहीं, मेरी यू बात सीइंग सुनिए। दैट। आप मेरी बात सुनिए। आप अपने या पीयर ग्रुप को, अपने फ्रेंड्स को कितना अवेयर करते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए जो भी आपने बोला? तो हम लोग जब भी वी वेक अप एट 4:30 AM, राइट, तो हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उसके बाद वी गो ऑन अ रन। सो जब भी हम लोग व्हेन वी आर डूइंग वर्कआउट, डूइंग वर्किंग आउट और वी आर रीडिंग, हम लोगों ने स्ट्रिक्टली मना किया जो भी फोन को हाथ लगाए ना उसको पड़ेगी, उसको हम दो डालते पूरा। मुझे लगता है जो क्योंकि इसका वॉइस में सवाल, और ऐसा इस जैसे लोगों का सवाल है, एक इसका रीजन ये भी है कि जो अभी प्रोफेशनल या जो बिजनेस ओरिएंटेड या स्किल ओरिएंटेड जितने भी टेक्नोलॉजी का, तकनीकी से जुड़े हुए प्रोफेशंस है या पाठ्यक्रम है, उनमें से कहीं सोशल साइंसेस को आउटसाइड कर दिया गया है या कहीं हाशिए पे खड़ा कर दिया गया है। इसी वजह से जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, जिसमें हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक वैल्यूज जो है, मूल्य जो है, वो मुझे लगता है शामिल नहीं हो पा रहे हैं। यही कारण है कि बच्चा पूरा टेक्नोक्रेटिक हो जाता है, और जब हाँ, मनुष्य मशीन में बदलने लगता है तो ऑब्वियस है उसके इमोशंस, जैसे अभी इसने कहा कि हम इमोशंस नहीं समझते हैं या इमोशंस के बारे में कोई बात नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि ये रीजन है कि सोशल साइंसेस को साइडलाइन करना, पूरी तरह से टेक्नोक्रेटिक पाठ्यक्रम बना देना, ये एंड आई भी थिंक एक कि हमें है ना, जितना भी ये फोन्स और जो डिजिटल थिंग, जितनी भी स्टूपिड डिवाइसेस है, इनका हमें मिनिमल यूज करना चाहिए। लाइक पूरे दिन सब फोन पे लगे हुए, खाना खा रहे फोन, बातें कर रहे फोन, हर टाइम फोन कर रहे। इसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन बहुत ज्यादा स्टिमुलेट निमिष, होता है। आप इस समय क्या रिसर्चर हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो नहीं, आप? आई एम स्टडिंग 12th साइंस राइट नाउ इन NIOS ओपन स्कूल। चलिए, ये बहुत So- अच्छा है कि 12th का बच्चा हमारे साथ जुड़ करके इतनी गंभीर बातें कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई। और आप अपनी जो मित्र लोग हैं उनको थोड़ा मोटिवेट कीजिए, जैसा डॉक्टर ज्योति ने कहा, है ना? हाँ, so हाँ साहब, this is my हमारे साथ aunt बिजू, हाँ, right थोड़ा here. सा, She's a professor. थोड़ा सा निमिष, और भी मित्र हैं, उनको भी थोड़ा अपन मौका दें। हाँ, okay. हमारे साथ भुवनेश्वर से बिदु भूषण जी हैं। Yes, हाँ बिदु I'm जी, कुछ sorry. कहना चाहते हैं? I took too much time. Thank you for Thank listening you. to me. Thank you, Bhanawat sir, and communication today. Am I audible? यस, यस, You are audible. Yeah. Thank you, Bhanawat sir, and communication today for organizing such a wonderful webinar on a very apt topic, and especially inviting both the great speakers, Jyoti ma'am and Aarti ma'am, and they spoke very well. So I have no comments or question, but rather a request for Aarti ma'am. In fact, I met Aarti ma'am in 2014. Yes, I remember. Yeah, so I was the CRI fellow, and we met 2 times, once in Ghitorni, that Jorwa, the Buddha, and the YMCA Delhi. And Aarti ma'am was in the panel for that year, CRI fellowship. So it was a very interesting talk, and I am right now, I'm teaching in KIT University, Bhubaneswar. Okay. And we have a course called Health Communication for UG journalism students in second year. We have one program, Health Communication. So I just want to invite you for a webinar consulting with my coordinator, school coordinator. So I will take your number from Bhanawat sir, and Yes, I'll of course. contact you, Yeah, and yeah. that will be great help. I'll be more than happy. Okay, thank you so much. I'm seeing you after a long time, after Yes. after 9 years. Thank you, Jyoti madam, and Aarti ma'am.
हाँ, राकेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही मौजूद विषय पर वेबिनार कराने के लिए। और वैसे तो कम्युनिकेशन टुडे की खासियत यही है कि हमेशा ऐसे विषयों को लेते हैं जो कि उस समय मोस्ट रेलेवेंट होते हैं। और भानावत सर से मेरी लगातार बातचीत होती रहती है, तो मैं जानता हूं कि वो हर विषय की वेबिनार के लिए कितनी मेहनत करते हैं, एक एक वक्ता को ढूंढना और ये कोशिश करना कि उस विषय पे सबसे बढ़िया वक्ता मिले, इस कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। तो आपको बहुत बधाई हो सर, और इस बात की भी बधाई कि ये शायद अगर मुझे ठीक से याद है तो 97th वेबिनार है, तो बहुत जल्दी 95th बहुत जल्दी कम्युनिकेशन टुडे की वेबिनार श्रृंखला अपना शतक पूरा करेगी। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस विषय पर मुझे लगता है कि ज्योति मैम ने और आरती ने दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे विषयों को, सारे टॉपिक्स को कवर किया है। मेरा सिर्फ एक इसमें छोटा सा कमेंट है, कुछ उसमें जोड़ने जैसी बात नहीं है, बस ये कमेंट है कि मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ या मेंटल बीमारी कब हो रही है किसी को, इस चीज की अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि कब उनको मानसिक बीमारी हो गई है। और ये बीमारी समझने के लिए कुछ इस तरह के कोई सिम्टम्स, जैसे आरती ने बताया कि कुछ सिम्टम्स की चर्चा होती है, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हों जो कि परिवार के हर सदस्य को पता हो, क्योंकि ये डिनायल मोड में हम लोग हमेशा रहते हैं। यदि आप किसी को कहें कि तुम्हें मेंटल इलनेस हो गई है एंड आई थिंक यू शुड सी अ साइकेट्रिस्ट, तो उसका पहले रिएक्शन होता है तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ। तो ये एक अवेयरनेस मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि मेंटल इलनेस एक जैसे बाकी बीमारियां उसी तरह की बीमारी है, और कैसे पहचाने। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप स्कूल में कोई काउंसलर किसी पेरेंट को कहेगा कि मुझे लगता है आपके बच्चे के लिए आपको एक साइकेट्रिस्ट को देखना चाहिए, तो जाहिर सी बात है पहला रिएक्शन उसका बहुत डिनायल का होगा। तो कुछ इस तरह के सिम्टम्स अगर डेवलप हो, मुझे नहीं पता है कि कुछ इस दिशा में काम हुआ है कि नहीं हुआ है, उस बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह के कुछ सिम्टम्स हो जो टीचर्स को, स्कूल टीचर्स को, कोचिंग में टीचर्स को, पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को ये पता हो, जिन सिम्टम्स को देखें अगर वो टिक मार्क करें कि सिम्टम 1 2 3 4 5 है, तो आई थिंक दिस इज हाई टाइम दैट यू शुड सी अ साइकेट्रिस्ट। और फिर उसको साइकेट्रिस्ट को दिखाना मिलना है तो उसका भी क्या तरीका हो। आप किसी को कहेंगे मेंटल हॉस्पिटल लेके जाने के लिए, तो मतलब ना तो फैमिली में इस तरह की एक्सेप्टेंस होगी और ना ही उस बच्चे को इस तरह की एक्सेप्टेंस होगी जो उस पीड़ा से गुजर रहा होगा। तो कुछ इस तरह का, खास करके चूंकि आज का विषय हमारा सुसाइड से रिलेटेड है और कोटा उसका विशेष संदर्भ है, तो मुझे लगता है कि कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कुछ इस तरह का प्रायोजन करना चाहिए कि उनके यहाँ सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार कोई साइकेट्रिक विजिट करे, साइकेट्रिस्ट विजिट करें, और जो सिर्फ बच्चों को ऑब्जर्व करें, सिर्फ उनको ऑब्जर्व करें और देखें अगर किसी में कोई इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, या कोई एक क्वेश्चनेयर हो जो सर्कुलेट किया जाए बिना उनको ये बताए हुए कि इसका प्रयोजन क्या है, किस लिए किया जा रहा है। क्योंकि यदि आप उनको बताएंगे कि हम कोई साइकेट्रिक सर्वे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चे सही जवाब नहीं देंगे। तो कुछ इस तरह से उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए करिकुलम में कि वो महीने में एक बार उनको एक सर्वे सर्कुलेट किया जाए जिसमें वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों जिससे वो साइकेट्रिस्ट फिर थोड़ा जीरो इन ऑन कर सके कि ये एक समूह है बच्चों का जिससे मुझे थोड़ा विशेष ध्यान देना है, और फिर वो 6 महीने में, 3 महीने में लगातार उनकी मॉनिटरिंग करे। तो मुझे लगता है कि जैसा आरती सही कह रही थी कि सुसाइडल थॉट्स अचानक नहीं आते हैं, इट इज अ प्रोसेस, इट हैपेंस ओवर अ टाइम। तो अगर आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 पे इंटरवेंशन कर देंगे तो शायद वो नौबत नहीं आएगी जब वो बच्चा कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाता है। और ये खाली बच्चों की बात नहीं है, हम देख रहे हैं अडल्ट सुसाइड्स भी बहुत बढ़ रही हैं। तो ये मुझे मतलब सिर्फ इतना ही ऐड करना था कि ये अवेयरनेस कि कब हम मेंटल इलनेस के शिकार हो गए, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। थैंक यू। राकेश, काफी जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में एटलीस्ट विलेज लेवल में ये सारे सिम्टम्स जो है ना, ये हर हॉस्पिटल में आपको मिलेंगे, हर आशा को मालूम है, ऑल आशास आर ट्रेन्ड फॉर दिस। बस स्कूल्स में ही नहीं, और सिम्टम्स कोई बहुत बड़े नहीं होते हैं। भूख नहीं लगती है, अलग अलग रहने लगता है, नहाते नहीं है, बाल नहीं कटवाते हैं, कपड़े नहीं बदलते हैं, फ्रेंड्स से अलग हो जाते हैं, रिलेटिव से अलग होते हैं, और लोगों को फोन करके बोलते हैं कि आई एम रियली यूजलेस, सुनो तुम मेरी चीजें ले जाओ।
जो चीज उनको बहुत अच्छी लगती है उससे अलग हो जाते हैं। दीज आर वेरी बेसिक सिम्टम्स, ऐसा कुछ बहुत ये नहीं है, लेकिन ये सिम्टम्स एडिक्शन से भी हो सकते हैं, तो वो भी एक इशू है। बट एडिक्शन अगेन इज अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, you're not able to get over something, you become addicted to it। तो ये मतलब अगर हम कॉलेज में भी लगा लेंगे ये डिप्रेशन के सिम्टम्स तो बहुत सिंपल होगा, इसमें कोई बहुत खर्चा भी नहीं है, कोई बहुत मेहनत भी नहीं है, एक काउंसलर आपको बता देगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि खुद आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल होता है। कोटा की कोचिंग्स में कोई दूसरा हो जो ऑब्जर्व करे, जो देखे उनको, क्योंकि ज्यादातर बच्चे पीजीज में रहते हैं। देयर इज नोबडी हु इज कीपिंग एन आई ऑन देम। द ओनली फोकस ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इज हाउ मच दे आर स्टडिंग, हाउ मेनी असाइनमेंट्स दे आर कंप्लीटिंग, हाउ मच आर दे स्कोरिंग। तो अगर उस तरह का कोई ऐसी थर्ड आई हो जो उनके इस तरह के बिहेवियर पे नजर रखे, घरों में तो ठीक है, घर में पेरेंट्स ध्यान रख सकते हैं, एल्डर सिबलिंग्स ध्यान रख सकते हैं, लेकिन हम जिस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं, खासकर कोटा के स्पेसिफिक रेफरेंस की बात करें तो जहां पर उनको देखने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इट हैज बिकम अ मल्टी करोड़ इंडस्ट्री। द लीस्ट दैट दे कुड डू इज एम्प्लॉय सम साइकेट्रिस्ट who will only observe, take rounds of their hostels, take rounds of the PGs and take rounds of the classes and just observe if there is a abnormal behavior, there is a behavior which is indicative of a mental illness, तो कुछ इस तरह का कोई ऑब्जर्व करने वाला है। मुझे लगता है कोटा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं है। जो ऑब्जर्व करने वाले हैं वो सिर्फ ये ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, असाइनमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मार्क्स कितने ला रहा है कि नहीं, और फीस टाइम पे भर रहा है कि नहीं भर रहा है। इसके अलावा उनका कोई कंसर्न नहीं। राकेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक्चुअल में यहाँ के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें काउंसलर्स है, ऐसा वो बताते हैं, क्योंकि आपको अंदर ऐसे ओपनली प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो वहां पर काम करते हैं नहीं करते। मैंने कई बार कोशिश की कि वहां के मैनेजमेंट से हम बात करें, इवन मैंने कई बार कहा कि मैं फ्री लेक्चर कुछ डिलीवर करना चाहती हूँ, बच्चों से बात करना चाहती हूँ, तो वो आपको अंदर एडमिशन नहीं, मतलब प्रवेश ही नहीं देते हैं, है ना, ये परमिशन ही नहीं होती कि आप वहां जा सके। दूसरी चीज, आपने सही कहा कि वहां ये जरूरत है, वहां होते हैं पर वो रेगुलर विजिट नहीं करते। ये लोग मंथली अपॉइंट करते हैं या पता नहीं ट्वाइस इन अ मंथ करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है कि वो एक रूम में जाके बैठ जाते हैं। स्टूडेंट को लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो उस रूम में जाकर उनसे बात कर सकते हैं, बस दैट्स इट। अगर मान लीजिए जैसे अभी आपने कहा कि मैं ये फील ही नहीं करती कि मुझे कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो मैं जाऊंगी ही नहीं ना, लेकिन मैं उस प्रॉब्लम से तो गुजर रही हूँ। तो बच्चे को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये कौन सिखाएगा? या तो फैमिली सिखाए, पर अगर वो फैमिली से दूर है, कोचिंग में है, तो वो टीचर्स उस पर बात करना चाहिए, काउंसलर को बात करना चाहिए। वो रेगुलर विजिटिंग से बच्चों को सिम्टम्स को पहचानना बता सकते हैं कि अगर आप में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, आप एंजाइटी फील करते हैं, आपको भूख नहीं लगती है, आप कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आप बार बार कर रहे हैं, तो कोई भी चीज, वो सिम्टम्स पहचानना उन्हें आना चाहिए। आप अगर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें क्या ड्रॉबैक है, आपके अंदर क्या कमी है, या आप उसको कौन से प्लस पॉइंट है आपके जिसको आपको रेज करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये होना चाहिए। और इसके लिए स्टेट, देखिए जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है वो उन्होंने इसके लिए गाइडलाइन बना दी। आपको आश्चर्य होगा, जब मैंने लास्ट टाइम विजिट किया था एक कोचिंग में, तो वहां के जो मैनेजिंग या जो भी कह लीजिए वहां पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, वो ये जानते ही नहीं थे कि कौन सी गाइडलाइन है और गाइडलाइन में क्या पॉइंट्स है। अब आप सोचिए कि अगर वो गाइडलाइन जो उनके लिए बनी है कोचिंग्स के लिए या कोचिंग सेंटर्स के लिए, वहां पर काम करने वाले लोग अगर ये नहीं जानते कि क्या गाइडलाइंस है, क्या पॉइंट्स है उसमें और हमें किस बात का ध्यान रखना है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन ज्योति, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम केवल, ठीक है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कोचिंग इंस्टीट्यूट की है, लेकिन आईआईटीज के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं जो देश की क्रीम है, एग्जाम पास करके आए। दूसरा, ये जो नई पीढ़ी के बच्चे अपने जॉब में चले गए, जिन पे हमेशा टारगेट का प्रेशर रहता है, वो टारगेट पूरा नहीं करते, वो कितने तनाव में, सुबह निकलते हैं 8 बजे, शाम को पहुंचते हैं 9 बजे घर, परिवार से कहीं कोई वो है ही नहीं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत व्यापक चुनौती है समाज के अलग अलग वर्ग में। तो इसके लिए तैयारी मुझे लग रहा है पूरे समाज में कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ। बिल्कुल। और आप ये जो इसकी डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी में तो डिजिटल लाइब्रेरीज की बात की जा रही है ना, जो कल तक स्कूल कॉलेज में ये मोबाइल ले जाना वर्जित था, अब तो सारा होमवर्क इसी पे आ रहा है।
सारा स्कूल आपके मूक कोर्सेज, ऑनलाइन टीचिंग सब मोबाइल पे हो रही है। तो इस जी, बीमारी बिल्कुल। से बचना तो मुझे लगता है कि असंभव है। सवाल यह है कि कैसे उपयोग करें। वो जो बात है ना मीडिया लिटरेसी या मीडिया का सेंसिटाइज करने की बात, जैसा आरती जी ने कहा था कि वो सेंसिटाइज करने की वर्कशॉप चला रही है, मुझे लगता है उस दिशा में भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जी, बिल्कुल, केवल बिल्कुल। है ना, तो ये है। चलिए, मुझे लगता है बहुत समय हो गया है, इसको अब समापन की ओर ले जाएं। लास्ट में कोई टिप्पणी किसी की हो या सवाल सीधा हो। बाय। हाँ मनोज जी, कौन है? कोई कहना चाहते हैं या नहीं? चलिए, तो इसको अपन अब विषय को, चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत आभारी हूँ आरती धर जी का और डॉक्टर ज्योति सिडाना जी का, जिन्होंने इतना समय दिया और इस चर्चा को जीवंत बनाया। और सबसे अधिक धन्यवाद तो हमारे पार्टिसिपेंट्स का, जिन्होंने इतनी सक्रियता के साथ अपने विचार और उस सारे परिवेश को जिस तरह से वो देख समझ रहे हैं, वो अनुभव हमारे साथ साझा किए। प्रोफेसर राकेश गोस्वामी जी, जिन्होंने आरती धर जी से एक संवाद इतने लंबे समय बाद पुनः कायम कराया, और हमारे इस पूरे आयोजनों के साथ उनकी सक्रिय सहभागिता रहती है। डॉक्टर पृथ्वी सेंगर, जो तकनीकी पक्ष संभाल रही हैं, और उन्होंने अभी संदेश भेज के मुझे बताया कि इस वेबिनार में 297 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं, देश और पड़ोसी राष्ट्रों से भी। मैं कल देख रहा था लिस्ट, उसमें 2 पाकिस्तान से भी हमारे इसमें जो हैं वो जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि यात्रा हमारी ठीक चल रही है। और वैचारिक जो इस प्रकार का निवेश है, इसमें समय लगता है, चुनौतियां होती हैं। और आज एक प्रसन्नता की अनुभूति मेरे लिए और है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारा जो YouTube चैनल है, हमने आज 1000 की संख्या उसमें पूरी कर ली है। 1000 को हम क्रॉस कर गए हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक तरह से हमारे सब मित्रों का प्रोत्साहन है। कांग्रेचुलेशन सर। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन सर। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। जिन मित्रों ने अभी तक इसको शेयर नहीं किया है, हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी अनुरोध है, क्योंकि देखिए ये विचार तो है ना, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अभी कोई पॉलिटिकल या उस तरह का चैनल होता, कॉमेडी का या वो, तो फटाफट हम लाखों में पहुंच जाते। वो इच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि जो यात्रा शुरू हुई है, देखिए हमारे अब तक 278 के आसपास एक्सपर्ट्स आ चुके हैं अलग अलग जो वेबिनार्स के ये प्लेटफॉर्म है। और करीब करीब 64 शहरों से हमने हमारे एक्सपर्ट को आमंत्रित किया है देश के, जिसमें नेचुरली सबसे ज्यादा दिल्ली से हैं। वो जो फिगर है दिल्ली का, वो है 61। तो आउट ऑफ 274 हमने 261 दिल्ली से हैं, और 59 अभी जयपुर से हैं। लखनऊ से 15, भोपाल से 8, ये हमारे टॉप 4 सिटीज हैं। और लगभग 158 घंटे की रिकॉर्डिंग केवल वेबिनार्स के हमारे यूट्यूब चैनल पर है। और इसमें सभी क्षेत्रों से हैं, टीचर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, PR प्रोफेशनल्स भी हैं, फिल्म और थिएटर से जुड़े हुए मित्र भी हैं, IAS IPS रिटायर्ड सिटिंग, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, NGOs के प्रतिनिधि हैं। तो एक बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड में कोशिश की है कि इन मुद्दों पर हम अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिलकर के कहीं चर्चा करें, और जिन समकालीन चुनौतियों से हम जूझ रहे हैं उससे कहीं रूबरू हो। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आत्महत्या की समस्या एक दिन में समाप्त हो जाएगी, लेकिन हम छोटे से वर्ग को भी सेंसिटाइज कर सकते हैं। एक हमारा मीडिया का विद्यार्थी जो देश भर से जुड़ता है, एक विद्यार्थी भी तैयार होता है, तो मुझे लगता है ये हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है। इस पूरे अभियान में हमारे साथ बहुत मित्र जुड़ते हैं, वो खुद इनिशिएटिव लेकर के कहते हैं कि हम इसमें जुड़ना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये हमारी एक सफलता है। अभी चंडीगढ़ से एक मीडिया टीचर हमारे साथ जुड़ी हैं, शायद डॉक्टर गुप्ता नाम है उनका, संदीप। तो उन्होंने भी कोई एक सेमिनार की जानकारी दी है। 28 सितंबर को वो चंडीगढ़ के उस कॉलेज में ये अभियान चला रही हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आप सब ने हमको ये सहयोग दिया है। अगली हमारी वेबिनार 28 सितंबर को शाम 5:30 बजे है, और अब की बार हम RTI पर कर रहे हैं, RTI इम्पैक्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन। इस वेबिनार में हरियाणा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के जो मेंबर हैं डॉक्टर कुलबीर, वो हमारे साथ होंगे, और विष्णु राजगढ़िया जी जो बिहार से हैं और प्रभात खबर के भी संपादक रहे, RTI पे उन्होंने बहुत काम किया है। और जयपुर से डॉक्टर रूपा मंगलानी, उन्होंने भी RTI पे काफी काम किया और उनकी पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। तो 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ में होंगे। तो इसकी डिटेल्स, लिंक वगैरह सोशल मीडिया, ईमेल, हमारा सिस्टम है, उससे तो हम आपको भेजेंगे। एक बार फिर आप सभी के प्रति
मेरा आभार। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय सर।